हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। सो हम यहाँ पे संप्राप्ति और जो उपशय जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने की जो मैंने बात की थी वहाँ पे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन बिफोर दैट जो निदान पंचक मैंने अभी जस्ट प्रीवियस वीडियो में आपको बताया तो उसका हम शॉर्ट रिव्यू यहाँ पे लेंगे। ओके, तो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस और वी विल लर्न इन डिटेल ऑफ संप्राप्ति, ओके, एंड संप्राप्ति टाइप्स एंड उपशय। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ नथिंग बट द निदान पंचक। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है लेकिन इन शॉर्ट में हम आज उसको देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल निदान पंचक को बताने से पहले मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि परीक्षा। ओके, तो परीक्षा मीन्स हम वहाँ पे किसकी टेस्टिंग करते हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो रोगी की परीक्षा, रोगी यानी कि जिसको डिसीज़ हुआ है और उस रोगी को जिसको डिसीज़ हुआ है उसको कौन सा डिसीज़ हुआ है। ओके, तो इसका टेस्टिंग और जिसको डिसीज़ हुआ है उसका टेस्टिंग। ओके, तो रोगी परीक्षा और रोग परीक्षा, इन दोनों में से जो निदान पंचक जो हेल्पफुल फैक्टर होता है वो रोगी परीक्षा के लिए हेल्पफुल फैक्टर होता है। ओके, तो ये देखिए रोगी परीक्षा में जो अष्टविध परीक्षा यानी कि पेशेंट के पल्स को देखना, पेशेंट के वगैरह उसके नाड़ी मल मूत्र, उसके आँखों को देखना, जीवा को देखना, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ओके, तो लेकिन इन शॉर्ट में आपको यहाँ पे फिर से आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे अगेन मैं उसको बता रहा हूँ। ओके, तो रोगी परीक्षा में अष्टविध परीक्षा, दशविध परीक्षा, तो अष्टविध परीक्षा में वहाँ पे योग रत्नाकर ने जो एक्सप्लेन किया अपने 8 पॉइंट को कि इन्हीं 8 चीज़ों के थ्रू हमें क्या करना है, अपने पेशेंट को चेक करना है कि उसको कोई डिसीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो 8 फैक्टर आते हैं कि नाड़ी आती है, उसके पल्स आता है, उसका मूत्र आता है यानी यूरिन, उसके मल आते हैं, उसके टंग आती है, जीवा, उसके शब्द कैसा फोनेशन है, वो कैसा बोल कैसा रहा है, उसकी विज़न कैसी दिख रही है। ओके, वो दिखने में कैसा है, उसकी आकृति क्या है, और उसका टच यानी कि उसको जब बॉडी टच करेंगे तो उसको उष्ण स्पर्श है कि शीत स्पर्श है। ओके, तो बाय मेजरिंग, बाय कैलकुलेटिंग एंड बाय ऑब्जर्विंग दिस 8 फैक्टर एज पर एक्सप्लेन बाय अवर योग रत्नाकर। ओके, तो उसको हम बोलते हैं अष्टविध परीक्षा। ऐसे ही दशविध परीक्षा हमारे आचार्य चरक ने बताया। ओके, तो आचार्य चरक ने ज्ञात्वा ही कारण करण कार्य योनि कार्य कार्यफल देन अगेन देश काल प्रवृत्ति उपाय, वहाँ पे ऐसा कुछ 10 फैक्टर। ओके, तो 10 फैक्टर उन्होंने बताया, यानी कि अगेन वहाँ पे वो बोलते हैं कि पेशेंट कौन से देश से आया है, कौन से ऋतु में अभी वो मतलब नेचर के अकॉर्डिंग कौन सा नेचर अभी चल रहा है। ओके, वो कौन से देश से आया है, जांगम देश से है कि साधारण देश से है कि वो आनुप देश से। ओके, देन अगेन वहाँ पे उन्होंने बात किया है कि उसकी प्रकृति क्या है, वात प्रकृति है कि पित्त प्रकृति है कि कफ प्रकृति है या द्वंद्वज प्रकृति है या फिर सन्निपातज प्रकृति है। ओके, या फिर सम प्रकृति का है। तो ये सभी कैलकुलेट करने उन्होंने बोला है। उसकी बल कितनी है, प्रवर बल का है कि मध्यम बल का है कि हीन बल का है। ओके, ऐसे कुछ फैक्टर उन्होंने बनाया चरक, आचार्य चरक ने। ओके, तो चरक संहिता में दशविध परीक्षा का उन्होंने ऑब्जर्व करने को बोला गया टू द पेशेंट के लिए। ओके, और अष्टविध परीक्षा हमारे नागार्जुन ने बताया। तो वे टू लर्न एनी विकृति, कैसे कोई रोग या फिर कोई वहाँ पे सिम्टम्स पर्टिकुलरली पेशेंट को है क्या नहीं, उसको चेक करने के लिए उसकी तीव्रता कितनी है, रोग की तीव्रता रोगी के अंदर कितने हैं, उसको तय करने के लिए, उसको डिसाइड करने के लिए हम रोगी परीक्षा करते हैं। ओके, रोग परीक्षा में हम निदान पंचक के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो निदान पंचक के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं कि रोग, उस पेशेंट को कौन सा रोग हुआ है और रोगी की तीव्रता यानी कि रोग की तीव्रता कितनी है, रोगी के पास कितना बल है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, और रोग का बल कितना हुआ ये हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि रोग कितनी तीव्रता में है। यानी कि कोई हम बोलते हैं कैंसर हुआ इसको, तो कैंसर कितना क्रॉनिक कंडीशन में कि एक्यूट कंडीशन में, हीमोरेजिक कंडीशन चल रही है, उसको ब्लड लॉस हो रहा है यानी कि कंटिन्यूसली लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है, तो यानी कि हीमोरेजिक कंडीशन है, तो वो एक्यूट है कि अपना क्रॉनिक है, उसको हाइपोक्सिया है, एक्यूट की क्रॉनिक। तो वहाँ पे सीवियरिटी देखने के लिए, रोग का बल देखने के लिए, उसकी तीव्रता देखने के लिए हम निदान पंचक, और ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रमाण। ओके, तो प्रमाण वहाँ पे प्रमाण यानी कि जो अपने चरक संहिता में निदान स्थान यानी कि वहाँ पे 4th चैप्टर में उन्होंने बताया कि रोग विशेष विज्ञानम तद्यताम प्रत्यक्ष अनुमानम देन अगेन आप्तोपदेशम इति। ओके, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कि पेशेंट को आपको देखकर, ओके, पेशेंट कैसा दिख रहा है वे हमने ये रोगी परीक्षा में इंक्लूड कर लिया है। ओके, तो प्रत्यक्ष प्रमाण रोगी को कौन सा डिसीज़ हुआ है उसके वहाँ पे ऐसा वहाँ पे अलग से आया है कि उसको टच करके देखना है,
उसको स्पर्श करके देखना है। ओके, तो ऐसा 3 फैक्टर आते हैं कि वहाँ पे हमें 3 फैक्टर के द्वारा क्या करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण करते हैं। ओके, तो दर्शनम, स्पर्शनम एंड प्रश्नम। ओके, तो पेशेंट को पूछना है कि, तो 3 फैक्टर वही जो मैं जैसे की बात कर रहा था। ओके, दर्शनम, स्पर्शनम, प्रश्नम च परिच्छेद रोगिणम। ओके, तो रोगी को पूछना है फॉर कैलकुलेटिंग आवर रोग। ओके, तो रोग को जानने के लिए रोगी को पूछना है कि हाँ भाई तुमको क्या हुआ है, ये रोग हमें कैलकुलेट करना है, आप ये प्रश्न पूछना है। ओके, तो अगर पेशेंट बोलेगा कि हमें ये सिम्टम्स आ रहा है, तो हमें डिसाइड करना रहेगा कि यस पेशेंट हैज़ दिस पर्टिकुलर डिसीज। ओके, तो द्विविध प्रमाण में, प्रत्यक्ष प्रमाण में हमें दर्शनम, स्पर्शनम, प्रश्नम च परिच्छेद च रोगिणम। ओके, तो ये दर्शनम यहाँ पे ये प्रत्यक्ष प्रमाण में आता है। अनुमान प्रमाण में ये आता है कि हमें वहाँ पे ऑलरेडी पता होता है कि ये सिम्टम्स है, इस सिम्टम्स से क्या होता है, ये व्याधि आती है। तो जैसा जैसा पेशेंट बोलेगा कि हमें ये सिम्टम्स आ रहा है, अल्टीमेटली हमें वो कैलकुलेट करना है बाय युक्ति प्रमाण, बाय अनुमान प्रमाण, हमें वो व्याधि को कन्फर्मेशन करना है। ओके, तो जो हमें ऑलरेडी मालूम है या फिर हमने कहीं सुना है, तो जो सुना है उसी को हम क्या बोलते हैं, आप्तोपदेश प्रमाण बोलते हैं। ओके, तो त्रिविध प्रमाण या फिर द्विविध प्रमाण। तो द्विविध प्रमाण में नॉर्मली प्रत्यक्ष प्रमाण और अपना अनुमान प्रमाण आता है, और त्रिविध प्रमाण में हम ना प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण एवं आप्तोपदेश प्रमाण में आता है। ओके, तो जो ग्रंथों में जो श्लोक लिखे होते हैं, जो ग्रंथों में जो लक्षण बताए गए हैं पर्टिकुलर रोग के। ओके, तो एज पर वहाँ पे सेम सिम्टम्स पेशेंट के बॉडी के ऊपर दिख रहा है, पेशेंट ऐसा बता रहा है, तो हमें ऑलरेडी मालूम चल जाता है कि पेशेंट है दिस पर्टिकुलर रोग। ओके, तो वो ग्रंथि जो पर्टिकुलरली जो व्याधि, पर्टिकुलरली जो लक्षण जो वहाँ पे ग्रंथ के अंदर जो लिखा हुआ है, वो आप्तोपदेश प्रमाण हम उनको मानते हैं। ओके, तो हमने देखा, हमने पूछा, हमने उसको टच किया, तो प्रश्न प्रमाण। ओके, यानी कि वहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान प्रमाण में हमने अपने मन में कैलकुलेट किया कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है। ओके, इसकी सिविरिटी ऐसी हो सकती है। ओके, तो ये अनुमान प्रमाण। आप्तोपदेश प्रमाण मतलब जो ऑलरेडी वर्णित है, जो ऑलरेडी डिस्क्राइब है, डॉक्यूमेंटेड है। ओके, तो यही परीक्षा प्रमाण ऑलरेडी मैंने निदान पंचक में बताया था, लेकिन रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको अगेन एंड अगेन। ओके, तो निदान पंचक में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि निदानम पूर्व रूपाणी उपशय तथा संप्राप्ति च इति रोगाणाम पंचधा स्मृताम। ओके, तो 5 फैक्टर होते हैं जो कोई डिसीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। निदान यानी कि कोई कारण, एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर, कोई भी कारण। ओके, पूर्व रूप, प्रोडर्मल फीचर्स, प्रोडर्मल सिम्टम्स। रूप यानी कि मेन जो सिम्टम्स होता है, मेन जो लक्षण होता है उस पर्टिकुलर व्याधि का। ओके, उपशय मतलब ट्रीटमेंट, ये हम आज देखेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। ओके, संप्राप्ति अगेन यहाँ पे हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, संप्राप्ति मतलब पैथोजेनेसिस, कि कैसे डिसीज़ ये उसने ये खाया था, और या फिर उसने ये लिया था, या फिर इसके एक्सपोजर से ये जो एंटीजन एक्सपोजर उसको हुआ पर्टिकुलर पेशेंट को, अंदर गया उस यानी कि एंटीजन पेशेंट के बॉडी में गया, किसी पर्सन के अंदर गया, और उसने आरबीसी को डिस्ट्रक्ट किया, आरबीसी को वहाँ पे लीवर के सेल्स को डिस्ट्रक्ट किया, एंड देन वहाँ पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म हैम्पर किया, एंड देन अल्टीमेटली एक पर्टिकुलरली मेन व्याधि वहाँ पे आती है। ओके, तो ये सभी जो साइकिल वहाँ पे कंटिन्यूटली फ्लो में जो चल रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, संप्राप्ति बोलते हैं। संप्राप्ति मतलब पैथोजेनेसिस, पैथो मीन्स डिसीज़ और जेनेसिस मतलब प्रोड्यूस होना, कैसे एक डिसीज़ प्रोड्यूस हो रही है, इस पूरे साइकिल को पढ़ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, संप्राप्ति बोलते हैं। ओके, तो निदान, पूर्व रूप, रूप और उपशय और संप्राप्ति, इसी को हम क्या बोलते हैं, निदान पंचक बोलते हैं। ओके, तो रोगाणाम पंचधा स्मृताम, तो वही लिखा हुआ है, निदान, पूर्व रूप, रूप एंड उपशय एंड संप्राप्ति। ओके, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया निदान मतलब क्या होता है, कॉजेटिव फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिसीज़, कि कोई कारण होता है जो पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है, यानी कि कोई भी व्याधि होने से पहले एक पर्टिकुलर कारण होता है जो व्याधि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, निदान बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कारण बोलते हैं। ओके, तो निदान के अल्टीमेटली बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, तो निमित्त, हेतु, आयतनम, प्रत्यय, उत्थान, कारणई। ओके, तो निदानम इति आहु पर्यायी, ऐसा एक श्लोक आया है। ओके, तो निमित्त, हेतु, आयतन, निमित्त, हेतु, आयतनम, वहाँ पे देन अगेन जो मैंने भी श्लोक बताया था। ओके, तो आप वीडियो को रिबैक करके आप देख सकते हो। ओके, तो निमित्त, हेतु, आयतनम, प्रत्यय, उत्थान, कारणई। ओके, तो
निदानम इति पर्यायी आहु। ओके, तो ऐसा कोई समथिंग श्लोक है, तो आप वो देख सकते हो, आप अपने बुक से देख सकते हो कि ये निदान के पर्यायी नाम रहते हैं। ओके, तो निदान मतलब ये रहता है कि कोई भी जो फैक्टर होता है एक पर्टिकुलर रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कारण बोलते हैं। तो कारण कौन सा होता है, नॉर्मली आहार और विहार होता है। ओके, तो एन आहार विहारेण रोगाणाम उद्भव भवेत् क्षय वृद्धिश्च दोषाणाम निदानमिति तद उच्यते। तो आहार विहार के कारण क्षय और वृद्धि, दोषों में वृद्धि और क्षय देखा जाता है, दोषों में हैम्परिंग देखा जाता है, दोषों में विशेषण देखा जाता है, और ड्यू टू दैट रोग का उद्गम होता है। ओके, तो ये अगेन एंड अगेन मैं आपको फास्ट मैनर में जाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने निदान पंचक के वीडियो में एक्सप्लेन किया। ओके, तो सहित करते हुए ताकि रोग उत्पादक हेतु निदानम, तो जो एबिलिटी होती है एक पर्टिकुलरली कॉज के पास, एक पर्टिकुलर कारण के पास, कि वो व्याधि को निर्माण करे, व्याधि को डेवलप करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, निदान बोलते हैं। ओके, तो अगेन यहाँ पे फर्दर कुछ श्लोक है निदान को एक्सप्लेन करने के लिए। बाह्य निमित्त रोगाणाम निदानमिति कृतितम विधाय धातु वैषम्यम साक्षात व रोगकारितः। ओके, तो बाह्य निमित्त यानी कि एक्सटर्नल कोई फैक्टर है जो कोई डिसीज़ को प्रोड्यूस करता है, वो डिसीज़ कैसे प्रोड्यूस करता है, धातु में वैषम्यता लाता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि धातु मतलब नॉट रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा एंड शुक्र ओनली, यहाँ पे धातु मतलब वात आदि दोष भी हो सकते हैं। वात आदि दोष मतलब वात पित्त कफ, ये तीनों दोष जब अप्रकोपित स्टेज में रहते हैं, जब वो इम्बैलेंस स्टेट में नहीं रहते हैं, यानी कि बैलेंस स्टेट में रहते हैं, तब वो बॉडी का धारण करने का काम करते हैं, बॉडी को नॉर्मल फंक्शन जो रिक्वायर रहती है वो करने का काम करते हैं, इसलिए इनको धातु भी बोलते हैं। तो उनकी विषमता आती है ड्यू टू दिस बाह्य निमित्त यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर के जैसे, और वो रोग वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ओके, तो एक्सटर्नल फैक्टर आता है, धातु वैषम्यता होती है, चेंजेस दिखाई देता है हमें बॉडी के अंदर, सिम्टम्स आते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसीज़। और जो इन सब का जो करता होता है, जो मेन कारण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, निदान बोलते हैं। ओके, तो टाइप्स हमने पढ़ा था ऑलरेडी। सन्निकृष्ट हेतु, सन्निकृष्ट मतलब नज़दीकी का हेतु। तो कोई अगर मैं बोलूँ कि आपको टीबी, यानी कि कोई किसी पेशेंट को टीबी हो गया है, यानी कि वहाँ पे कुष्ठ व्याधि हो गई है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल फॉर टीबी। ओके, तो ये एजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सन्निकृष्ट हेतु, नज़दीकी का हेतु। या फिर हम बोलते हैं कि वहाँ पे सीविरिटी मेजर करने के लिए हम सन्निकृष्ट हेतु का करते हैं, मतलब रात दिन, या फिर जो हमारे यहाँ पे बताया गया कि टाइम पीरियड है कि कफ कब प्रिडोमिनेंट होता है, वात कब प्रिडोमिनेंट होता है, पित्त कब प्रिडोमिनेंट होता है। तो इन स्टेज में पित्त के जो विकार होते हैं उनमें तीव्रता देखी जाती है। ओके, तो टू कैलकुलेट, टू एस्टिमेट द सीविरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज, हम क्या करते हैं, सन्निकृष्ट हेतु उन्हीं को बोलते हैं। ओके, तो विप्रकृष्ट हेतु मतलब दूर का हेतु। तो दूर का हेतु मतलब हम बोलते हैं कि जो हमें जो कफ का जो नॉर्मली जो सिम्टम्स आता है, जो व्याधि आते हैं, हमें वसंत ऋतु में आता है। ओके, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु में हमें नॉर्मली वातज डिसऑर्डर देखे जाते हैं, यानी कि गैस की प्रॉब्लम वहाँ पे हमें बस्ती एक जो पंचकर्म का जो थेरेपी होता है, ये हमें नॉर्मली जो नॉट वमन, ओके, तो जो बस्ती का जो नॉर्मली जो थेरेपी होता है हमें सजेस्ट किया जाता है कि आपको वर्षा ऋतु में लेना है, ग्रीष्म ऋतु में लेना है। ओके, तो नॉर्मली ये सभी जो फिक्स्ड है। ओके, तो ऋतु के अनुसार दोषों का इम्बैलेंस होता है बॉडी के अंदर इन पर्टिकुलर सीजन। ओके, तो उन पर्टिकुलर सीजन में क्या होता है, वो व्याधि डेवलप होती है। ओके, तो उस पर्टिकुलर दोष जो प्रिडोमिनेंट स्टेज में रहते हैं नेचर में, उस पर्टिकुलर सीजन में। ओके, तो ड्यू टू दैट सीजन एंड ड्यू टू दैट यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड के वजह से बॉडी के अंदर भी सेम दोष, सेम अपना वहाँ पे विशेषण देखा जाता है, और वहाँ पे उस पर्टिकुलर दोष के वजह से उस पर्टिकुलर दोष के विकार उत्पन्न होते हैं। ओके, तो उनको क्या बोलते हैं, विप्रकृष्ट हेतु बोलते हैं। तो ये दैट इज़ ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड एंड ऑलरेडी डिसाइडेड कि वो व्याधि उस पर्टिकुलर सीजन में हो गई होगा। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विप्रकृष्ट हेतु बोलते हैं। व्याधि का जो करता है, जो कारण है, वो विप्रकृष्ट हेतु है, दूर का हेतु है। ओके, व्यभिचारी हेतु मतलब होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, व्यभिचारी यथा दुर्बलत्वात् व्याधिकरण असमर्थ, जो फैक्टर एक पर्टिकुलर पर्सन में व्याधि का निर्माण करता है, पर्टिकुलर पर्सन में दूसरे पर्सन में नहीं करता है। टीबी बैक्टीरिया प्रोड्यूस जो करता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, वो पर्टिकुलर व्याधि में, वो पर्टिकुलर पेशेंट में या फिर व्यक्ति के अंदर वो करता है, टीबी प्रोड्यूस करता है, लेकिन दूसरे के अंदर नहीं करता ड्यू टू इट्स इम्यूनिटी। ओके, तो जो नहीं करता है वो हेतु, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यभिचारी हेतु बोलते हैं। द फोर्थ हेतु मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि प्रधानिक हेतु, प्रधानिको यथा विषादी, जो पॉइजनस जितने भी ड्रग्स आते हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रधानिक हेतु बोलते हैं, जो बॉडी में रोगों को उत्पन्न करते हैं। टाइप 2 मैंने ऑलरेडी आपको बताया, असात में इंद्रियता संयोग प्रज्ञा अपराध परिणाम। तो निदान पंचक में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया। ओके,
तो आ साथ में इंद्रियार्थ संयोग, आ साथ में मतलब जो इंद्रिय के लिए अच्छा नहीं है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। साथ में मतलब अच्छा, अ मतलब नॉट, तो नॉट गुड फॉर अस। ओके, तो इंद्रियों के लिए जो अच्छा नहीं है, यानी कि मैंने ऑलरेडी को बताया कि कानों के द्वारा अगर आप डीजे यानी कि जो हाई स्पीकर, जो हाई वॉल्यूमिक जो माइक्रोफोन जो होते हैं यानी कि जो स्पीकर होते हैं, अगर आप उनका ज़्यादा क्वांटिटी में सुन रहे हो तो ये क्या होगा, श्रोत इंद्रिय का अतियोग होगा। ओके, श्रोत इंद्रिय का वहाँ पे हीन योग मतलब होता है कि बहुत कम आवाज़ों को सुनना। ओके, तो ये श्रोत इंद्रिय का हीन योग होता है। ऐसे ही श्रोत इंद्रिय का मिथ्या योग होता है, यानी कि गंदी बातों को सुनना। ओके, तो जिसे आप मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो हमें बेनिफिशियल नहीं है उसी को हम क्या बोलते हैं, असाथ में बोलते हैं। तो इंद्रिय का, इंद्रिय और इंद्रियार्थ यानी कि जो इंद्रिय होते हैं हमारे पास, चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, त्वक इंद्रिय और रसन इंद्रिय। ओके, तो जितने भी ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं इनका संयोग इनके विषयों के द्वारा, ओके, इनका संयोग इनके टू द सब्जेक्ट, यानी कि जो इनके जो जैसे कि रस इंद्रिय का संयोग जो होता है इनके टेस्ट बर्ड और रसना। ओके, तो रसना मीन्स जो टेस्ट होते हैं, तो रसन इंद्रिय का जो वहाँ पे अर्थ होता है यानी कि जो उनका विषय होता है, तो वो क्या होता है, रसना होता है, यानी कि टेस्ट होता है। इन दैट सेम मैनर ग्रंथ, अगर कोई गंध यानी कि स्मेल आता है तो घ्राण इंद्रिय का ये विषय हुआ। तो ऐसे ही विषय हो गया, यानी कि श्रोत इंद्रिय जो वॉल्यूम को हियर कर रहा है, तो श्रोत इंद्रिय अगर गंदी बातों को सुन रहा है जो इसे नहीं सुनना चाहिए या फिर उस पर्सन के लिए सूटेबल नहीं है। ओके, तो यानी कि एब्यूज़ हो गए, सच एज एब्यूज़। ओके, तो अगर वो इन पर्टिकुलरली ऐसे चीज़ों को सुनता है जो उसके लिए रिक्वायर नहीं है या फिर अच्छी बात नहीं है उसके लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, असाथ में इंद्रियार्थ संयोग, यानी कि श्रोत इंद्रिय का मिथ्या योग। तो श्रोत इंद्रिय का अति योग, श्रोत इंद्रिय का मिथ्या योग, श्रोत इंद्रिय का हीन योग। तो ऐसे पांचों इंद्रियों का मिथ्या योग, अति योग, हीन योग होता है। तो उसके जैसे भी ये हेतु हो सकते हैं एक डिसीज़ को प्रोड्यूस करने में। ओके, प्रज्ञा अपराध मैंने ऑलरेडी आपको बताया, धीर धृति स्मृति विभ्रष्टम ये तो कर्म कृते अशुभम प्रज्ञा अपराधम तम विद्यातम। वहाँ पे देन अगेन फर्दर श्लोक आता है कि वात आदि दोष प्रकोपेत। ओके, तो वात आदि दोष, वात पित्त कफ, इनका इम्बैलेंस हो जाता है ड्यू टू धी धृति स्मृति विभ्रष्टम। ओके, तो धी धृति स्मृति ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास जो नॉलेज होता है, ये जब नॉलेज हमें मालूम होते हुए भी हम सेम एक्टिविटी करते हैं, सुसाइडल एक्टिविटी करते हैं, या फिर हम प्लेटफॉर्म जो ट्रेन्स के जो अपने रेलवे ट्रैक्स होते हैं अगर उनके ऊपर जाके सुसाइडल एक्टिविटी करते हैं, देन अगेन हैंगिंग करते हैं फॉर सुसाइडिंग। ओके, तो ये से भी हमें मालूम रहते हैं लेकिन इनका भी भ्रष्टम हो जाता है। इनको मालूम होने के बावजूद हम वो एक्टिविटी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रज्ञापराध बोलते हैं। तो वो भी एक फैक्टर हो जाता है एक डिसीज़ को प्रोड्यूस करने में, अल्टीमेटली वो मृत्यु होता है। ओके, तो मृत्यु ही वो डिसीज़ हुआ। परिणाम मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे इंद्रिय का बताया, इंद्रिय और इंद्रिय अर्थ, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय का जब संयोग होता है, गलत संयोग होता है तो एक डिसीज़ आता है। इन दैट सेम मैनर अगर ऋतुओं का संयोग गलत संयोग के द्वारा होता है तो वहाँ पे हम बोलते हैं परिणाम। तो परिणाम मतलब काल। तो अगर किसी समय जब ठंडी का मौसम आता है, यानी कि जब वहाँ पे शीत ऋतु का जब टाइम पीरियड आता है, ओके, तो शीत ऋतु में अगर ज़्यादा ठंडी लग रही है, शीत ऋतु नॉर्मली बताया कि बहुत ठंडी लगती है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि उस सीज़न में, शीत ऋतु में एक ज़्यादा सीवियरिटी आ गई है, शीतता ज़्यादा आ गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शीत ऋतु का अतियोग। शीत ऋतु में गर्मी हो रही है, ओके, मतलब शीत ऋतु में बहुत ही कम शीतता डेवलप हो रही है, प्रोड्यूस हो रहा है सीज़न में। ओके, यानी कि ऋतु में, बाहर के इन्वायरमेंट में, तो हम क्या बोलते हैं, शीत ऋतु का हीन योग हो गया है। शीत ऋतु का मिथ्या योग मतलब शीत ऋतु में बारिश हो रही है, ओके, तो जो कि नेचर के लिए ये नेचर के अगेंस्ट है, यानी कि नेचर ये इम्बैलेंस को शो कर रहा है। तो शीत ऋतु में शीत ऋतु का अधिक अति योग, शीत ऋतु का हीन योग, शीत ऋतु का मिथ्या योग, यानी कि बारिश आना, यानी कि मिथ्या, यानी कि कुछ अलग, मिथ्या मतलब कुछ अलग। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनका कालों का अति योग, मिथ्या योग और हीन योग, यानी कि शीत ऋतु का हीन योग, अति योग, मिथ्या योग, ग्रीष्म ऋतु का हीन योग, अति योग, मिथ्या योग, वर्षा ऋतु का हीन योग, मिथ्या योग, अति योग। ओके, तो इनके वजह से क्या होता है, वहाँ पे ये हेतु हो सकते हैं फॉर डेवलपिंग एनी डिसीज। ओके, टाइप 3 मैंने बताया था कि दोष हेतु, व्याधि हेतु है ना, उभय हेतु मतलब दोष व्याधि हेतु। ओके, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, लेकिन डिटेल में मैंने फर्दर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप रिवाइज भी करना चाहोगे तो आप इसको रिवाइज कर सकते हो।
तो नेचर के अंदर जो मधुर आदि जो 6 रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, जो 6 रस डेवलप होते हैं सीज़न में, सीज़न के अकॉर्डिंग ये सभी नेचर के अंदर बैलेंस, या फिर ऐसा बोलते हैं कि अगर ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कौन सी ऋतु में कौन सा रस डेवलप प्रिडोमिनेंट स्टेज में रहेगा। तो अगर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अपना हेमंत ऋतु आता है, तो हेमंत ऋतु मतलब जो लास्ट का जो नवंबर दिसंबर का जो टाइम पीरियड होता है तो उसको हेमंत ऋतु बोलते हैं। तो हेमंत ऋतु में ऐसा बोलते हैं कि जो नेचर में जो प्रिडोमिनेंस जो रस होता है वो मधुर रस का होता है। अभी मैं बता दूं आपको कि मधुर रस क्यों होता है, क्योंकि हेमंत ऋतु में वहाँ पे जो क्षमाम्बो, ओके, तो जो इसकी उत्पत्ति का कारण होता है मधुर रस, यानी कि पृथ्वी और जल महाभूत उनमें आधिक्य यानी कि प्रिडोमिनेंट स्टेट में रहती है। ये 2 महाभूत कौन, अपने पृथ्वी महाभूत और अम्बु महाभूत, ये 2 महाभूत उस पर्टिकुलर हेमंत ऋतु में प्रिडोमिनेंट स्टेज में रहते हैं। एंड ड्यू टू दैट मधुर रस की उत्पत्ति होती है। और मधुर रस की उत्पत्ति की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या होता है, वहाँ पे अगर हम उस पर्टिकुलर सीजन में मधुर जैसे आहार खाएंगे तो होगा क्या, ड्यू टू दैट यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड होगा क्या, वहाँ पे वातज डिसऑर्डर हो सकते हैं, यानी कि नॉट वातज डिसऑर्डर, वहाँ पे कफ के डिसऑर्डर हो सकते हैं, यानी कि सचेस जो बोलते हैं कि मधुर स्निग्ध ये सभी पदार्थों का सेवन करने से क्या होता है, वहाँ पे कफज विकार आते हैं, सचेस अरुचि, कंडूस, ईचिंग हो रही है, कहीं स्किन प्रॉब्लम, ओके। तो ये सभी जो प्रॉब्लम आते हैं, यानी कि जो ऋतु में जो बैलेंस स्टेज, यानी कि जो प्रिडोमिनेंट स्टेज में जो रस होता है उसके अपोजिट हमें रस का सेवन करना चाहिए, अन्यथा वो एक हेतु हो सकता है, जैसे हम दोष हेतु बोलते हैं, वो दोषों का विशेषण करने का एक कारण हो सकता है, ओके। व्याधि हेतु होता है, व्याधि हेतु यथा मृद भक्षण, हाँ। तो जैसे कि पांडु जब हम पढ़ेंगे, ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में पांडु पे बढ़ाऊँगा, ज्वर एंड देन अगेन मैं पांडु बनाऊँगा, ओके। तो वहाँ पे जो एक व्याधि का जो हेतु होता है मृद भक्षण, यानी कि मिट्टी को खाना, ओके, तो पांडु व्याधि इससे हो सकती है, इसलिए डायरेक्टली ये व्याधि हेतु हो गया। उभय हेतु मतलब दोनों, वात रक्त व्याधि हो सकती है अगर आप वहाँ पे हस्ती, अश्व, उष्ट्र यानी कि एलिफेंट, वहाँ पे जो हॉर्स आते हैं, जो ऊँट है, यानी कि इन सभी की राइडिंग की वजह से क्या होता है, वात रक्त व्याधि हो सकती है। जो टाइप 4 मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो प्रधान हेतु और प्रोमोटिंग फैक्टर, टीबी प्रोड्यूस करने के लिए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर रिक्वायर है, लेकिन टीबी प्रोड्यूस करने के लिए प्रोमोटिंग फैक्टर भी रिक्वायर होती है, सच एस माल न्यूट्रिशन, ओके, सच एस वहाँ पे उसको न्यूट्रिशनल जो न्यूट्रिशनल फुल आहार जो है वो फूड है उसको वो नहीं मिल पा रहा, ओके। एंड ड्यू टू दैट वो एक वहाँ पे श्रम की एक्टिविटी कर रहा है, यानी कि बहुत ही हार्ड वर्क एक्टिविटी कर रहा है। तो ये सभी से क्या होता है, क्षय यानी कि लॉस होता है, धातुओं की वहाँ पे लॉस होती है। एंड ड्यू टू दैट क्षय यानी कि राजक्षमा व्याधि भी हो सकती है। तो ये सभी प्रोमोटिंग फैक्टर होते हैं, लेकिन मेन फैक्टर जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, उत्पादक हेतु यानी प्रधान हेतु, और या फिर व्यंजक हेतु जो प्रमोट करते हैं, जो बढ़ाते हैं, ओके। टाइप 5 मैंने बताया था, बाहर के अगर कोई फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक पर्टिकुलर डिसीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर। दूसरा जो होता है इंटरनल फैक्टर यानी कंजेनाइटल फैक्टर, जो ऑलरेडी इंटरनल फैक्टर तो होता ही है, लेकिन कंजेनाइटल फैक्टर यहाँ पे एक और लिख उठा कि दैट इज नथिंग बट द जो ऑलरेडी पेशेंट के अंदर यानी कि बाय बर्थ है कि ये इसको व्याधि होने वाला ही है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल फैक्टर, ओके। तो इंपॉर्टेंस ऑफ निदान मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि टू नो द नॉलेज ऑफ व्याधि के ज्ञान के लिए निदान यानी कि जिस पर्टिकुलर का मैंने लिया है उसको अगर लूँगा मैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये पर्टिकुलर मुझे रोग होता है तो उसको ना लूँ मैं, ओके। तो क्या नहीं लेना है, निदान परिवर्जनम, ओके। टू नो द व्याधि इज क्यूरेबल और इनक्यूरेबल, व्याधि ठीक होने वाला है या नहीं होने वाला है, इसको जानने के लिए कौन सा कारण उसने लिया है, किस कारण से उसको वो डिसीज़ हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो पूर्व रूप नेक्स्ट फैक्टर था। तो सामान्य पूर्व रूप, विशेष पूर्व रूप मैंने ऑलरेडी को बताया, ओके। तो दोषः कुर्वन्ति यत् लिंगम पूर्व रूपम, तो व्याधि के प्रोड्यूस होने से पहले जो एक वहाँ पे जो सिम्टम्स पेशेंट के दिखाई देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पूर्व रूप बोलते हैं, प्रोडर्मल फीचर, ओके। तो दोषः कुर्वन्ति यत् लिंगम पूर्व रूपम तद उच्यते, ओके। एक और श्लोक है वहाँ पे, लिंगम अव्यक्तम अल्पत्वात् व्याधिनाम यथा अयथम, ओके। तो बिफोर वहाँ पे कोई डिसीज़ प्रोड्यूस होने से पहले जो लक्षण दिखाई देते हैं पेशेंट के अंदर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पूर्व रूप बोलते हैं। तो पूर्व रूप मतलब प्रोडर्मल फीचर। तो लिंगम अव्यक्तम, जो एक पर्टिकुलरली उसको अव्यक्तम यानी कि क्लियर नहीं है, ये सिम्टम्स को क्लियर नहीं है, ओके। अल्पत्वात्, जो सिम्टम्स क्लियर है बहुत कम है। व्याधि नाम, व्याधि के ये सभी लक्षण जो हैं जो सीन हो रहे हैं ये सभी कम है, यथा अथम, ओके। तो ये सभी ऐसा होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, पूर्व रूप। तो सामान्य और विशेष पूर्व रूप दो वेराइटी से होती हैं। रूप होता है नेक्स्ट
कि वहाँ पे भी अगेन दो सामान्य विशेष रूप आते हैं। ओके, तो विशेष रूप मतलब व्याधि, अभी इसको व्याधि हो चुकी है, पहले व्याधि नहीं थी, उसके पहले जो सिम्टम्स हैं उसको हम बोलते हैं पूर्व रूप। अभी ये मेन सिम्टम्स हैं। उस मेन सिम्टम्स में भी जैसे कि अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि अगर कोई उसको वातज डिसऑर्डर रहेगा तो वहाँ पे जिरम्बा आती है, यानी कि यॉनिंग आती है। अगर कोई पित्त डिसऑर्डर रहेगा तो उसको दाह, ये सभी फीलिंग आती है। तो ये विशेष रूप है। ओके, तो व्याधि ऑलरेडी हो चुका, उसको व्याधि होने के बाद ये सभी इसको सिम्टम्स दिखते हैं। कौन से सिम्टम्स दिखते हैं उसको हम बोलते हैं रूप। ओके, तो मेन फीचर उनको हम क्या बोलते हैं, रूप बोलते हैं। ओके, तो डिफिनेशन है ततएव व्यक्तताम यातम रूपम इति विदिते। ओके, तो डिसीज़ के होने के बाद ज्वर व्याधि आ गई है, ज्वर व्याधि आने के बाद टेम्परेचर बॉडी का राइज हो जाता है। ओके, व्याधि को दुर्बलता एक फीलिंग आती है, व्याधि नॉजेटिंग फीलिंग, यानी कि जो पेशेंट होता है वो नॉजेटिंग फीलिंग होता है वो सब। तो यानी कि व्याधि आने के बाद ये सभी इसके वहाँ पे सिम्टम्स दिखाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रूप बोलते हैं। ओके, संस्थानम व्यंजनम लिंगम लक्षणम चिन्हम आकृति। ओके, संस्थानम व्यंजनम लिंगम लक्षणम चिन्हम आकृति, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। तो जो लक्षण दिख रहे हैं, जो चिन्ह है, जो आकृति है, ये सभी इसके सिनोनिम्स की बात की गई है, रूप की, यानी कि सिम्टम्स की। ओके, संप्राप्ति जो होता है, अभी यही हमारा जो आज का टॉपिक है, संप्राप्ति को डिटेल में पढ़ना और उपशय। ओके, तो संप्राप्ति मतलब होता है पाथ बाय विच एनी डिसीज और विकृति इज प्रोड्यूस्ड। ओके, तो कोई भी व्याधि प्रोड्यूस होने से पहले उसका एक पर्टिकुलर साइकिल होता है कि ये व्याधि ऐसे ऐसे, ये कंडीशन में, ये कम करके, ये ज़्यादा करके, ऐसे ये डिसीज़ प्रोड्यूस होती है, ऐसे ये डिसीज़ का मैनिफेस्टेशन होता है। ओके, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पूरे साइकिल जो हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, संप्राप्ति बोलते हैं। तो मैं एक एक वीडियो एक एक डिसीज़ के ऊपर बनाऊँगा, तो वहाँ पर मैं एक एक जो डिसीज़ बताऊँगा, तो एक एक डिसीज़ का एक एक संप्राप्ति होती है। ओके, तो संप्राप्ति मतलब साइकिल, यानी कि कैसे वो डिसीज़ प्रोड्यूस हुआ, बाय इट्स निदान, पूर्व रूप, एंड देन कैसे वहाँ पे एक मेन व्याधि हमारे मेन व्याधि का उद्गम हुआ, कैसे वो मेन व्याधि आई बॉडी के अंदर। तो ये सभी को क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस। ओके, पैथो मतलब डिसीज़ और जेनेसिस मतलब रिप्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन। तो कैसे एक डिसीज़ का प्रोडक्शन हुआ, उनको हम क्या बोलते हैं, उनके स्टडी को बोलते हैं संप्राप्ति। ओके, तो होल साइकिल फ्रॉम निदान टू अकरेंस ऑफ व्याधि, उनको हम क्या बोलते हैं, संप्राप्ति। ओके, तो निदान मतलब कोई कारण उसने ले लिया, बाहर से कुछ उन्होंने सचेस, अगर कोई व्याधि आ गई है, सचेस अगर मैं बताऊँ आपको कि ग्रहणी व्याधि है, या फिर आप समझो कि उसको श्वास कास की प्रॉब्लम है, यानी कि अस्थमा उसको है, या फिर कफिंग प्रॉब्लम है। तो इसका जो मेन कारण होता है वो क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है कि उसको क्या करता है, म्यूकस अंदर प्रोड्यूस करने के लिए एबल करता हो। ओके, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर बॉडी के अंदर गया, वो वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन को इनलार्ज करने के बाद क्या किया, सिक्रीट करने के लिए उसको स्टिमुलेट किया, देन म्यूकस का प्रोडक्शन हुआ, और म्यूकस का प्रोडक्शन होने के बाद वहाँ पे क्या होता है, एक काश व्याधि, यानी कि वहाँ पे कफिंग जैसे प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सभी जो होता है साइकिल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस, इसको हम बोलते हैं संप्राप्ति। ओके, तो फ्रॉम एंटरिंग दैट पर्टिकुलर फैक्टर इनटू द बॉडी टू व्याधि, कब तक वो हो रहा है, इन पूरे साइकिल को हम क्या बोलते हैं, संप्राप्ति बोलते हैं। ओके, तो यथा दुष्टेन दोषेन, व्याधि प्रकोपित हो जाने के बाद, दोष प्रकोपित हो जाने के बाद वो पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। ओके, तो प्रकोपित मतलब इनके मानव में चेंज आता है, मानव में चेंज मतलब इनके फंक्शन वाइज ये अपनी काम को बढ़ा देते हैं, या फिर इनकी जो क्वांटिटी क्वालिटी जो इनकी सब होती है ये डिस्टर्ब हो जाती है। तो डिस्टर्ब कैसे होता है, आप जो आहार विहार लेते हो इन्हीं के कारण ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ये डिस्टर्ब होने के बाद क्या करते हैं, पूरे बॉडी में फैल जाते हैं, पूरे बॉडी में स्प्रेड, ये पूरे बॉडी में तो ऑलरेडी स्प्रेड होते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, जो फर्स्ट वीडियो था रोग निदान कैसे कोई डिसीज़ होती है, वो मेरी वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी एक डिटेल अच्छे मैंने में बताया। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो प्रकोपित स्टेज जो होती है दोषों का, वो प्रकोपित मतलब कोई दोष संचय होकर कोई प्रकोपित ऐसा नहीं होता है। दोषों का संचय मतलब इनके गुणों में वृद्धि होती है। गुणों में वृद्धि होने के बाद क्या होता है, जब गुणों में जब वृद्धि होती है तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक प्रकोप स्टेज आता है। प्रकोप स्टेज मतलब ये क्या होता है, इनका विशेषण आता है। तो गुणों में वृद्धि हो जाने के बाद ही हम इनका क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो गुणों की वृद्धि ये आहार और विहार, यानी कि जो हम आहार लेते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, इन्हीं के कारणों की वजह से ही होती है वो उनके गुणों में वृद्धि। इन्हीं को हम बोलते हैं प्रकोप। प्रकोप होने के बाद वो पूरे बॉडी में
पूरे बॉडी में तो ऑलरेडी फ्लो होते रहते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि स्रोतस में ये नित्यगामी होते हैं, नित्यगामी हैं। ओके, तो सभी स्रोतस में ये इनका मूवमेंट होता है। ओके, लेकिन इनकी ड्यू टू दैट एक्स्ट्रा पर्टिकुलरली गुण हो जाता है, यानी कि इनके गुणों में जब वृद्धि हो जाती है तो ये फंक्शन अपनी बहुत फास्ट फंक्शन करने लगते हैं। और इनका क्या होता है कि इनमें दुष्टि देखी जाती है। ओके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यथा दुष्टेन दोषेन यथा च अनुविसर्पिता। ओके, तो विसर्पिता मतलब फैल जाते हैं। और निवृत्ति आमद से आशो संप्राप्ति ही जाति आगति। ओके, तो ये जाति और आगति इसका सिनोनिम्स है। तो इन्हीं के जैसे क्या होता है, जब वो विशेषण आता है इनके गुणों में जब वृद्धि आ जाती है, तो वृद्धि आ जाने के बाद क्या होता है, धातुओं में वहाँ पे इम्बैलेंसिंग देखा जाता है। जब ये वृद्ध यानी कि जब इनमें विशेषण होता है, यानी कि गुणों के कारण इनका विशेषण हो जाता है, यानी इनमें दुष्टि आती है। और दुष्टि के कारण क्या होता है, दो धातुओं को दुष्टि करते हैं, यानी कि दो दुष्य होते हैं, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, जो 7 धातु होते हैं, इनकी वो दुष्टि करते हैं। और ड्यू टू डैट दोष दुष्य समूर्छना होती है। और दोष दुष्य समूर्छना होने के बाद वहाँ पे वो व्याधि का अकरंस होता है। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा गया, यथा दुष्टेन दोषेन यथा च अनुविसर्पिता निवृत्ति आमस्य आशो संप्राप्ति ही जाति आगति। तो यथा दुष्टेन दोषेन, दोषों की जो दृष्टि होती है वो आहार विहार के जैसे होती है, वो निदान के कारण होता है। ओके, तो एज सट क्रिया का रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एनी डिसीज। ओके, तो इन्हीं की मैं बात करता हूँ। आज हम डिटेल में इसका एक्सप्लेन करेंगे, टाइप्स ऑफ संप्राप्ति। ओके, तो संख्या प्रधान है, विधि विकल्प बल काल विद्यते। ओके, तो नॉर्मली 5 टाइप होते हैं, एक्सप्लेन किया है बहुत सुश्रुत ने, वाग्भट ने, लेकिन चरक आचार्य इन्होंने बताया कि उन्होंने 6 टाइप को बताया संप्राप्ति के भेद को। ओके, तो संख्या संप्राप्ति, प्रधान संप्राप्ति, काल संप्राप्ति, बल संप्राप्ति, विकल्प संप्राप्ति। ओके, तो 1 बाय 1 हम डीलिंग करेंगे इससे। संख्या संप्राप्ति मतलब टाइप्स ऑफ व्याधि। ओके, तो कितने टाइप के व्याधि हैं, जैसे कि ज्वर जो होता है टाइप, ये 8 व्याधि के आते हैं, यानी कि इनके 8 टाइप होते हैं। तो रोग के कितने टाइप हैं, ये रोग कितने वे में हो सकता है, इनको हम क्या बोलते हैं, संख्या संप्राप्ति। ओके, तो उदर व्याधि हैज 8 टाइप सच एज वातज उदर, पित्तज उदर, कफज उदर, सन्निपातज उदर, यकृत उदर, यानी कि यकृत धनु उदर, यकृतोदर। ओके, प्लोदर, स्त्रावी उदर, जलो उदर, यानी कि ज्वर इज ऑफ 8 टाइप, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। जिन वहाँ पे आगंतुक ज्वर भी रहता है, वहाँ पे द्वंद्व ज्वर भी रहता है, वहाँ पे सन्निपातज ज्वर भी रहता है। मतलब 8 ज्वर में वहाँ पे वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, वात पित्तज, पित्त कफज एंड सन्निपातज, देन लास्ट वन इज आगंतुज। तो ऐसे 8 टाइप्स होते हैं ज्वर के। ओके, तो टाइप ऑफ व्याधि जो एक्सप्लेन करता है उनको हम क्या बोलते हैं, संख्या संप्राप्ति। ओके, फर्दर डिटेल में देखते हैं। श्वास काश, तो श्वास के 5 टाइप, काश के 5 टाइप बताए गए। तो महा, ऊर्ध्व, छिन्न, तमक, क्षुद्र, भेदस्तु, पंचदा। ओके, तो महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास, ऐसे 5 टाइप के श्वास, यानी कि जो ब्रोंकियल अस्थमा जिसे मॉडर्न में बोलते हैं, ये इनके 5 वेरिएटी देखे जाते हैं। काश व्याधि, जहाँ पे स्पूटम बाहर नहीं आता है, यानी कि कफिंग विदाउट स्पूटम। ओके, तो खांसी आ रही है पेशेंट को, लेकिन कोई स्पूटम बाहर नहीं आ रहा है, कोई कफ बाहर नहीं आ रहा है। ओके, कोई म्यूकस बाहर नहीं आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काश। इसके भी 5 टाइप हैं। ओके, तो वातज काश, पित्तज काश, कफज काश, क्षयज काश एंड वहाँ पे रक्तज काश, ऐसा देखा जाता है। ओके, तो यानी कि ब्लड विथ खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है, लेकिन ब्लड आ रहा है। ओके, देन अगेन वातज, पित्तज, कफज, क्षयज, देन वहाँ पे लास्ट वाला जो है रक्तज बताया। तो ऐसे टोटल 5 वेराइटी होती है। ओके, तो काश जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊँगा डिटेल में। ओके, तो ज़्यादा दूर नहीं, ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलर डिसीज़ के ऊपर, तो एक व्याधि हम पढ़ेंगे। ओके, तो श्वास काश, इनके भी 5 वेराइटी देखी जाती है। अतिसार में भी 6 टाइप होते हैं, अतिसार के 6 वेराइटी हैं। वातज अतिसार, पित्तज अतिसार, कफज अतिसार, सन्निपातज अतिसार, शोकज अतिसार एंड देन अगेन वहाँ पे भयज अतिसार। ओके, तो ऐसे शोक यानी कि गुस्सा करने से भी एक अतिसार हो सकती है पेशेंट को, और गुस्सा दिलाने से भी वहाँ पे एक अतिसार हो सकती है। और वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, ये 4 फैक्टर के जैसे भी वहाँ पे अतिसार देखी जा सकती है। तो यानी कि जब हम व्याधि यानी कि रोग के जब टाइप्स की बात करते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, संख्या संप्राप्ति, यानी कि व्याधि कितने रूपों में वो हो सकता है। ओके, तो उन्माद इज ऑफ 5 टाइप, वातज उन्माद, पित्तज उन्माद, कफज उन्माद, सन्निपातज उन्माद, देन आगंतुज उन्माद। ओके, अपस्मारज 4 टाइप, वातज, पित्तज, कफज एंड सन्निपातज, नो आगंतुज। ओके, तो यहाँ पे ऐसी संख्या संप्राप्ति मतलब होता है कि इंडिकेट द टाइप ऑफ विकार। ओके, तो व्याधि के कितने टाइप्स हो सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए संख्या संप्राप्ति। विकल्प संप्राप्ति मतलब होता है
कि जो दोष होते हैं वात पित्त कफ, इनमें जो इनके जो गुण होते हैं, वात पित्त कफ के जो गुण होते हैं, वात के जो गुण होते हैं रुक्षादि गुण, रुक्ष लघु शीत बहु शीघ्र शीत परुष विशत। पित्त के जो गुण होते हैं पित्तम स स्नेहम तीक्ष्णम उष्णम विस्त्रम द्रवम अम्लम कटुकम च। ओके, देन अगेन कफ के जो गुण होते हैं श्लेष्मा है स्निग्ध लक्षण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म, देन अगेन ऐसे कुछ समथिंग गुण होते हैं, यानी कि जो जो गुण ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, ऑलरेडी हमें मालूम है कि ये गुण होते हैं ये दोष के, तो कितना मतलब दोषों का तो इम्बैलेंस हो चुका रहता है, दोषों के विशेषण की वजह से भी व्याधि होती है, तो सब जानते हैं। ओके, सबको मालूम है। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि दोषों का जब प्रकोपित होता है ये इनके गुणों की वजह से प्रकोपित होता है, क्योंकि गुणों के विशेषण की वजह से ही, गुणों के वृद्धि की वजह से क्या होता है, इनके दोषों में विशेषण देखा जाता है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रकोपित स्टेज में दोष आ चुके हैं। ओके, आपको जो मालूम है नॉलेज कि कोई लोकेशन होती है कि वात का लोकेशन पक्वाशय कटी शक्ति स्रोत स्पर्शनेन्द्रियम, ये सभी जो लोकेशन होते हैं वात के, इनमें वात का संचय होता है, और एक ये फर्दर जब इनमें संचय होता है ये प्रकोपित स्टेज में आते हैं। तो ये आपको मालूम है, दैट इज़ गुड, दैट इज़ करेक्ट। लेकिन फर्दर ड्यू टू अटेंडिंग बाय मेनी सेमिनार्स, ओके, बाय अटेंडिंग दैट बिग लेक्चर्स, वहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एक जो मेन ग्रंथों में जो नहीं लिखा गया है, तो प्रकोप का जो मीनिंग होता है, प्रकोप का मीनिंग यही रहता है कि गुणों में जब इन्हें वृद्धि की जाती है तब इन्हीं को हम दोषों का विशेषण इन्हीं की वजह से होता है, और इन्हीं को हम प्रकोप बोलते हैं। जो आपको मालूम है एग्ज़ाम में आपको वही लिखना है जो मैंने अभी बताया कि संचय होते हैं इनके लोकेशन में ये होता है और ये प्रकोपित हो जाते हैं। तो दैट इज़ गुड, दैट इज़ आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये पैथोलॉजी पढ़ते समय हमें ये मीनिंग को मालूम होना चाहिए जो मैंने दूसरा मीनिंग बताया। ओके, तो वात आदि दोष का इम्बैलेंस हुआ, इनके विशेषण हुई, इनका विशेषण इनके गुणों की वृद्धि की वजह से हुआ। कितना वृद्धि हुआ और कौन से वृद्धि हुई, कौन से गुणों की वृद्धि हुई, रुक्ष गुण की वृद्धि हुई कि चल गुण की वृद्धि हुई, कि बहुगुण की वृद्धि हुई, कि द्रव्य गुण की वृद्धि हुई, कि तीक्ष्ण गुण की वृद्धि हुई, उष्ण गुण की वृद्धि हुई, कि स्निग्ध गुण की वृद्धि हुई, कौन से गुणों की वृद्धि हुई, कौन से दोषों में से कौन सी गुणों की वृद्धि हुई, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये विकल्प संप्राप्ति की एक गणना बताई गई है। ओके, यानी कि अंश कल्पना। ओके, अंश कल्पना, दोषों की अंश कल्पना। ओके, दोषों के गुणों की स्टडी, दो हाउ मच गुण और प्रॉपर्टी ऑफ वातादि दोष इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर विकार, इसको स्टडी करने के लिए, इसको जानने के लिए हम विकल्प संप्राप्ति को पढ़ते हैं। ओके, तो विच गुण इज इंक्रीजेस एंड विच वन इज डिक्रीजेस, दैट इज ऑलरेडी दैट कैलकुलेटेड हियर। ओके, तो वही मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वातवर्धक आहार एंड विहार लेंगे। ओके, तो वातवर्धक आहार विहार कौन सा, जो रुक्ष आदि गुण जो बने, रुक्ष लघु शीत बहु, तो लघु गुण ले रहे, तो एक ही गुण यानी कि वातवर्धक आहार में लघु गुण की वजह से पर्टिकुलरली विकार हो रहा है। ओके, तो वातवर्धक आहार, पित्तवर्धक आहार, उष्ण तीक्ष्ण गुण ले रहा हूँ, तो मुझे ये सिम्टम दिखाई दे रहा है। ओके, तो उष्ण तीक्ष्ण ऐसे बहुत सारे जो गुण पित्त दोष के बताए गए हैं, तो ये आहार ले रहा हूँ मैं, ये मुझे डिसीज़ हो रहा है, तो ये आहार लेने से जब ये आहार पेशेंट बताएगा तो हम कैलकुलेट करेंगे कि हाँ भाई इस पेशेंट में इस आहार में ये गुण है और इनसे पित्त का उद्दीपन हो रहा है, यानी कि पित्त दोष जो है उष्ण तीक्ष्ण गुण इन आहार में था और उष्ण तीक्ष्ण गुण की वजह से पित्त दोष का उद्दीपन हुआ, यानी कि दो पित्त के गुण के वजह से वहाँ पे पित्त दोष का विशेषण हुआ। ओके, तो हम दोषों की अंशांश कल्पना करते हैं ड्यू टू कैलकुलेटिंग, ड्यू टू नोइंग ऑफ रोग का कितना बल है। ओके, ऐसे कफज विकार में भी, कफज वर्धक आहार में भी देखते हैं कि कौन सा आहार उसने लिया है, और आहार के बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं कि ये आहार इसने लिया था और इस आहार में ये कफ के गुण हैं, और इन्हीं कफ की वजह से कफ का जो विकार हुआ है हम इससे तीव्रता, व्याधि की तीव्रता, रोग की तीव्रता कितनी है ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो यही विकल्प संप्राप्ति मतलब अंशांश कल्पना ऑफ वातादि दोष। ओके, प्राधान्य संप्राप्ति मतलब होता है कि कोई भी डिसीज़ जब होता है तो उनमें से दो टाइप के डिसीज़ होते हैं, स्वतंत्र व्याधि और परतंत्र व्याधि। मैंने टाइप ऑफ व्याधि एक बहुत अच्छा वीडियो पे मैंने बनाया था, तो आप वहाँ पे देख सकते हो वीडियो। ओके, यूट्यूब अकाउंट में मैंने ऑलरेडी उसको पोस्ट किया है। तो वहाँ पे प्राधान्य संप्राप्ति मतलब रहता है कि जो स्वतंत्र परतंत्र व्याधि होते हैं, स्वतंत्र मतलब बाय इट्स ओन और परतंत्र मतलब होता है इट डिपेंड ऑन अदर। ओके,
तो अगर कोई डिसीज़ होने के लिए कोई दोष खुद के विशेषण करके खुद विशेष होता है, खुद दृष्टि होती है उसकी, और एक अपने ही दृष्टि के कारण व्याधि प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम बोलते हैं स्वतंत्र व्याधि। परतंत्र व्याधि मतलब होता है दोषों का विशेषण कुछ और हुआ, कोई और दोष विशेष हुए, लेकिन ड्यू टू दैट पर्टिकुलर विशेषण ऑफ दैट पर्टिकुलर दोष कोई दूसरा दोष वहाँ पे विशेष हुआ, दूषित हुआ, और उसके विशेषण की वजह से एक अन्य दोष वहाँ पे दूसरा दोष भी विशेष हो जाता है, और वहाँ पे जो डिसीज प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं परतंत्र व्याधि। ओके, तो दोष अभी हम वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एस्टिमेशन ऑफ अनुबंध एंड अनुबंध, यानी कि अनुबंध मतलब स्वतंत्र एंड परतंत्र। ओके, विच दोष इज प्रधान एंड विच वन इज प्रोमोटिंग। ओके, तो कौन सा दोष प्रधान है, कौन सा दोष हेल्पफुल फैक्टर कर रहा है, ये सभी कैलकुलेट करने के लिए हम प्राधान्य संप्राप्ति, प्राधान्य अप्राधान्य संप्राप्ति हम यहाँ पे डीलिंग करते हैं। ओके, तो इन द्वंद्वज दोष, द्वंद्वज दोष मतलब ऐसे बहुत सारे विकार रहते हैं जिनमें दो दोषों का प्रेडोमिनेंस होता है। जैसे कि मैं बताऊं कि वातज पित्तज मुझे डिसऑर्डर हुआ है, यानी कि वात और पित्त का डिसऑर्डर हुआ है, वात यानी कि वातज पित्तज विकार हुए हैं। अभी वातज पित्तज विकार मतलब क्या हुआ, वातज पित्तज विकार में मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, वातज पित्तज मुझे रोग हुए हैं। ओके, तो वातज में पहले नाम क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे वात का प्रेडोमिनेंस है। ओके, मैं वहाँ पे पित्तवात क्यों नहीं बोला, क्योंकि वहाँ पे पित्त का प्रेडोमिनेंस नहीं है। तो ऑन किसका प्रेडोमिनेंस है, किसी द्वंद्वज व्याधि में, यानी कि जब कोई दो विशेषण होते हैं दोषों का, उसको उस समय कैलकुलेट करते समय इन दोनों दोषों में से कौन सी व्याधि कौन से दोषों का प्रेडोमिनेंस है इस पर्टिकुलर व्याधि में, उनको कैलकुलेट करने के लिए हम प्राधान्य संप्राप्ति को पढ़ते हैं। ओके, तो इफ सपोज वात एंड पित्त बोथ दोष इज विशिएटेड आउट ऑफ दैट विच हैज़ मोर प्रेडोमिनेंस विकार नेम गिवन टू दैट अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा गया, आप मीनिंग करेक्ट कर सकते हो। तो वातज पित्तज विकार या फिर पित्तज वातज विकार, दोनों में से जो प्रेडोमिनेंस रहेगा उनको हम क्या बोलते हैं, वातज विकार, वात पित्तज विकार है या फिर पित्त वातज विकार है। ओके, द नेक्स्ट संप्राप्ति टाइप होता है बल संप्राप्ति। कि बल संप्राप्ति मतलब यह रहता है कि निदान, पूर्व रूप और रूप। ओके, तो रूप मतलब होता है व्याधि हो गई है, इसको पेशेंट को व्याधि हमें मालूम चल गया ये व्याधि है, और ये व्याधि के लक्षण पेशेंट के अंदर ये दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं रूप। पूर्व रूप मतलब व्याधि आने के पहले जो पेशेंट को दिखाई दे रहा था, पूर्व रूप। और निदान मतलब होता है पेशेंट ने ये निदान लिया, पेशेंट ने ये कारण लिया, ये कॉसेस लिया, एंड ड्यू टू दैट पर्टिकुलरली पेशेंट को वहाँ पे ये रोग हो रहा है। ओके, तो व्याधि ने कितनी तीव्रता पूर्वक वाला वो आहार लिया है, कितना तीव्रता पूर्वक वाला वो कारण है उसका जो वो रोग प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, तो वातज रोग होते हैं ड्यू टू रुक्ष आदि गुण के आहार खाने से वातज रोग होते हैं। ड्यू टू वहाँ पे बहुत सारे वायु का सेवन करने से, मतलब आप बाहर जो हम बोलते हैं घूमते हैं। ओके, तो वहाँ पे जब हम वायु का मोर एंड मोर अपटेक करते हैं, वायु मतलब वायु मीन्स दैट इज नथिंग मतलब एयर जब हम लेते हैं, यानी कि हम, या फिर दूसरा एक फैक्टर आता है कि हम किसी दिन ऐसे होते हैं कि हम बहुत वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली तीनों फैक्टर की वजह से, ये सभी जो फैक्टर मैंने बताया तीनों की वजह से, फैक्टर की वजह से वात का विशेषण हुआ। लेकिन हम निदान यानी कि कौन से कारणों से ये व्याधि हुई है, दोषों का प्रकोपित होना ये बहुत सारे कारणों से हो सकता है। ओके, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक दोष को प्रकोपित होने के कारण हो सकते हैं। ओके, यानी कि दोष एक प्रकोपित होने के लिए ऐसे 1000 कारण हो सकते हैं। तो उन 1000 कारणों में से कौन सा कारण है वो, उस कारण को कैलकुलेट, उसकी तीव्रता, उसके बेसिस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्याधि की तीव्रता कितनी है। और ओके, तो पूर्व रूप के लक्षणों को देख के भी हम पता कर सकते हैं कि व्याधि की तीव्रता कितनी है। और रूप की तीव्रता, रूप के लक्षण यानी कि सिम्टम्स जो ऑलरेडी बताए गए हैं, अगर उनमें माइल्ड है या फिर ऐसा हम बोल सकते हैं कि मीडियम है, मॉडरेट है, तो हम बोल सकते हैं कि व्याधि क्यूरेबल और व्याधि इतनी डेंजरस नहीं है। ओके, तो निदान, पूर्व रूप और रूप, इनके अकॉर्डिंग, इनके देखने के बाद हम सजेस्ट कर सकते हैं कि व्याधि की तीव्रता कम या ज़्यादा है। ओके, तो इफ कारण इज वीक, प्रोडर्मल फीचर ऑफ लक्षण इज लेस, तो यही वही ऑलरेडी मैंने बताया, वही यहाँ पे लिखा है, व्याधि इज क्यूरेबल एंड वाइस वर्सा। ओके, जो काल संप्राप्ति ये थी, काल संप्राप्ति मतलब जो दिन रात ये सभी जो टाइम पीरियड होते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग व्याधि की तीव्रता कैसी होती है। ओके, व्याधि या फिर ऐसे बहुत सारे डिसीज़ होते हैं कि यही पर्टिकुलर टाइम में, यानी कि जो मेंशन किए गए, आचार्य ने मेंशन किया है कि
6 to 10 AM, मॉर्निंग के 6 to 10 AM वहाँ पे कफ का प्रेडोमिनेंस होता है। तो कफज डिसऑर्डर जितने होते हैं, जैसे कि आम वात हो गया, आम वात मतलब ये वात डिसऑर्डर नहीं होता है, ये परतंत्र व्याधि है। ओके, तो यहाँ पे विशेषण ऑफ कफ होता है, लेकिन वात जो होता है ये विशेष, ड्यू टू दैट पर्टिकुलर कफ वात विशेष हो जाता है, और विशेषण होने की वजह से क्या होता है, वो कफ की दुष्टि करता है। ओके, यानी कि कफ के प्लेस को दुष्टि करता है, सच एज कफ के जो स्थान होते हैं संधि स्थान। ओके, श्लेषक जहाँ पे रहता है, श्लेषक कफ जहाँ पे रहता है वहाँ पे वायु दुष्टि करता है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसे व्याधि होती हैं कि वो पर्टिकुलरली टाइम में ही उसकी तीव्रता या फिर उसका जो अकरेंस होता है देखा जाता है। ओके, तो जैसे आम बात मैंने बताया कि 6 to 10 AM में उसकी तीव्रता दिखी जाती है, यानी कि जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो व्याधि होती है वहाँ पे हड्डियों में पेन, वहाँ पे हड्डी का जो मूवमेंट होता है ये सभी अफेक्टेड हो जाता है, यही 6 to 10 AM में। तो वहाँ पे कफज का यानी कि कफ का ये टाइम है, कफ का ये काल है। ओके, ऐसे 10 to 2 जो PM है। ओके, ये पित्त का टाइम होता है, यहीं पे हमें दाह जैसे सिम्टम्स आते हैं। ओके, तो देन अगेन 2 to 6 PM ये वात के सिम्टम्स हैं, वहाँ पे 2 to 6 PM के अंदर हमें गैस की प्रॉब्लम, देन अगेन वहाँ पे ऐसे बहुत सारे जो वातज डिसऑर्डर है। ओके, तो ये सभी देखे जा सकते हैं। तो ये सभी रोग इन पीरियड में इनकी तीव्रता देखी जा सकती है या फिर इनका अक्रेंस, यानी कि ये व्याधि इसी समय होता है। ओके, तो यही काल संप्राप्ति के अंतर्गत हम इंक्लूड करते हैं। तो व्हेन सीवियरिटी ऑफ विकार इज हैपन, इनको कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड बाय विच साइकिल और व्याधि कम बैक। ओके, एंड ड्यू टू दिस टाइम पीरियड विशेषण ऑफ रेस्पेक्टिव दोष इज अकर्ड। ओके, तो रेस्पेक्टिव दोष मतलब कफ का टाइम पीरियड है, पित्त का टाइम पीरियड। ओके, तो व्याधि और विकार सीवियरिटी देखने को मिलता है। ओके, जो 6th है जो किसी आचार्य ने नहीं एक्सप्लेन किया, सिर्फ हमारे आचार्य चरक ने एक्सप्लेन किया है, तो जिसको हम बोलते हैं विधि संप्राप्ति। विधि संप्राप्ति मतलब होता है प्रकार। ओके, तो जैसे संख्या संप्राप्ति होती है, इसी का विधि संप्राप्ति भी होता है, लेकिन थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि किसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे रोग के भेद को एक्सप्लेन करें, वो यहाँ पे विधि संप्राप्ति में इंक्लूड करते हैं। ओके, तो वही यहाँ पे मैं देख वे बाय विच वी क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ रोग या टाइप ऑफ व्याधि। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर, कि फैक्टर यानी कि बाह्य हेतु है कि आगंतुक हेतु है, सॉरी बाह्य हेतु या यस बाह्य हेतु या आगंतुक हेतु, यानी कि बाह्य हेतु या फिर इंटरनल हेतु है, तो इसके बेसिस पर हम व्याधि की गणना करते हैं, यानी कि बाह्य व्याधि है कि वहाँ पे आगंतुक, निज व्याधि की आगंतुक व्याधि। ओके, तो वहाँ पे जो मैंने निज और बाह्य हेतु और आगंतुक हेतु में बता रहा था, तो दोनों का मीनिंग ही सेम आता है। तो बाह्य हेतु या फिर यानी कि आगंतुक हेतु या फिर निज हेतु, निज हेतु मतलब इंटरनल फैक्टर या फिर एक्सटर्नल फैक्टर। तो फैक्टर कौन सा है ये डिसाइडेड होने की वजह से निज व्याधि या आगंतुक व्याधि ये डिसाइड हो जाएगी। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ क्यूरेबिलिटी। ओके, साध्य व्याधि है, असाध्य व्याधि है, इसकी गणना करने के लिए हम साध्य साध्यत्व देखते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जितना संख्या संप्राप्ति जो हमने पढ़ा वही विधि संप्राप्ति एसिडिस आप बोल सकते हो। वही यहाँ पे लिखा मैंने, कुष्ठ 7 टाइप के होते हैं, क्षुद्र कुष्ठ, महाकुष्ठ जो होता है 7 टाइप का होता है, क्षुद्र कुष्ठ 11 टाइप के आते हैं। लेकिन जो साध्य व्याधि जो साध्य कुष्ठ में से जो आता है वो हमारा महाकुष्ठ आता है, जिसमें कौमार कुष्ठ, औदुंबर कुष्ठ, कापाल कुष्ठ, देन अगेन मंडल कुष्ठ, पुंडरिक कुष्ठ एंड काकणक कुष्ठ, ऐसे 7 टाइप की कुष्ठ व्याधि आती है जिनको हम महाकुष्ठ बोलते हैं। क्षुद्र कुष्ठ 11 टाइप के आते हैं, वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि ऐसे 11 टाइप के रहते हैं कि अलसक दद्रु, पामा अलसक दद्रु कुष्ठ, पामा कुष्ठ, देन अगेन विसूचिका। ओके, तो ऐसे समथिंग 11 टाइप के क्षुद्र कुष्ठ आते हैं। एक कुष्ठम, चरम कुष्ठ, कीटिब कुष्ठ, वैपादिक कुष्ठ, अलसक कुष्ठ, दद्रु कुष्ठ, पामा कुष्ठ, अलसक दद्रु पामा कच्चु कुष्ठ, वहाँ पे देन अगेन ऐसे टोटल क्षुद्र कुष्ठ के 11 टाइप आते हैं जो कि असाध्य व्याधि के अंदर आते हैं, यानी कि वो इनक्यूरेबल है। ओके, तो सप्त कुष्ठ जो होते हैं वो क्यूरेबल होते हैं। 5 टाइप्स जो गुल में होती हैं, अगेन गुल में व्याधि यानी कैंसरस, ट्यूमर, ये 5 टाइप के होते हैं, यानी कि व्याधि की ही हम टाइप की बात कर रहे हैं, इन्हीं को विधि संप्राप्ति या संख्या संप्राप्ति में हम इंक्लूड करते हैं। ओके, 8 टाइप ऑफ जोर। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे उपशय। ओके, उपशय मतलब होता है ट्रीटमेंट। ओके, ट्रीटमेंट मतलब होता है कि पेशेंट को ये हमने दिया
पेशेंट को ये देने के बाद वहाँ पे वो उसको रिलीफ मिल रही है। ओके, पेशेंट को हमने एंटी जो हमारे स्पेसिमेटिक जो ड्रग होते हैं, ओके, एंटी जो या फिर जो हम बोलते हैं कि कफिंग जो ड्रग आते हैं, सच एज हमारे बहुत सारे से सिरप्स आते हैं। ओके, तो ये सब क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को वो क्या करते हैं, उनके व्याधियों को सप्रेस करते हैं। ओके, तो ट्रीटमेंट या फिर एजेंट बाय विच द व्याधि इज सप्रेस्ड और व्याधि द अकरेंस ऑफ व्याधि गो डिमिनिश मैनर। ओके, जिसका डिमिनिश हो जाता है, व्याधि डिमिनिश हो जाती है या फिर व्याधि डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उपशय बोलते हैं। ओके, पेशेंट को अगर दिखाई देता है, उसके जो सीवियरिटी रहती है या फिर पेशेंट के जो रोग होते हैं उनमें अगर क्यूरेबिलिटी यानी कि उनके जो साथ देता है, यानी कि जो ठीक होने का जो एक लक्षण आते हैं, अगर वो दिखाई देने लगे तो उनको हम बोलते हैं पेशेंट उपशय कंडीशन में चला गया है, पेशेंट को उपशय मिल रहा है। ओके, एक ऐसा हम नेक्स्ट टर्म भी पढ़ेंगे, अनुपशय, यानी कि पेशेंट को वहाँ पे रिलीफ नहीं मिलता है। ओके, तो उसको हम टर्मिनल देते हैं अनुपशय। ओके, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे 3 लाइन का श्लोक है, हेतु व्याधि। तो ऐसे हम 6 टाइप के उपशय पढ़ेंगे। ओके, तो इसी क्लास में हम पढ़ेंगे। ओके, तो हेतु व्याधि विपर्यस्तार्थकारिणाम औषधन्न विहारेण उपयोगम सुख आवहम विद्यातोपशयम व्याधि स ही सात्म्यम इति स्मृतम। ओके, तो हेतु व्याधि विपर्य, हेतु के अपोजिट वाला, व्याधि के अपोजिट वाला, या फिर दोनों के अपोजिट वाला हेतु। तो ये 6 टाइप के जो होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ, उसका वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, विपर्यस्त तो मतलब होता है कि हेतु के अपोजिट वाला हमें नहीं लेना है, यानी कि हेतु जो सेम गुण का था, हेतु के वजह से रोग जो प्रोड्यूस हो रही थी, हम वही हेतु के वजह से क्या करते हैं, व्याधि को ठीक करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेतु विपर्यास्त। ओके, तो व्याधि यानी कि अतिसार जैसे प्रॉब्लम आ रही है, अतिसार में अतिसार द्रव्य हम लेते हैं, यानी कि अतिसार को ठीक करने के लिए जो यानी कि डायरिया जो ड्रग आता है, डायरेक्ट जो ड्रग आता है, एंटी डायरेक्ट हम ड्रग नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट ड्रग ले रहे हैं, यानी कि अतिसार हो रहा है लेकिन और अतिसार करवा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं विपर्यस्तार्थ, यानी कि विपर्यस्तार्थ यानी कि व्याधि जिससे हो रहा है हम वही एजेंट का यूज़ कर रहे हैं। ओके, और जो अपोजिट एजेंट हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं विपर्यस्त। ओके, तो ऐसे टोटल 6 टाइप के आते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो वो उनका जो क्लासिफिकेशन आता है, औषध अन्न विहार, यानी कि औषध इनका हेतु के अपोजिट वाला औषध, हेतु के अपोजिट वाला अन्न और हेतु के अपोजिट वाला विहार। ओके, ऐसे व्याधि के अपोजिट ये ऐसा तीनों का वर्गीकरण दिया गया है। तो ये सभी से क्या होता है, उपयोगम सुखावहम, इनके वजह से क्या होता है, पेशेंट को सुख मिलता है। ओके, एक रिलीफ मिलता है। ओके, विद्यात उपशयम व्याधे स ही सात्म्यम इति स्मृतम, सात्म्य मतलब वो उसके बेनिफिशियल के लिए, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उपशय बोलते हैं। व्याधि उपशय कंडीशन में यानी कि ट्रीटेबल कंडीशन में जा रहा है। ओके, नेक्स्ट जो है टर्म मैंने बताया अनुपशय होता है, जहाँ पे पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है। तो विपरीतो जो ये सभी जो लक्षण है, सुखावहम, ये फीलिंग नहीं हो रही है, पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है, पेशेंट अभी भी बोल रहा है कि इसकी सीवियरिटी बढ़ती जा रही है, या फिर वहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि कम नहीं हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, कांस्टेंट है। ओके, यानी कि इसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, यानी कि जो उपशय होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उनको हम बोलते हैं अनुपशय। ओके, तो विपरीतो अनुपशय व्याधि, यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हो, और साथ में आएगा। ओके, अभिसंगित। ओके, तो व्याधि विपरीतो अनुपशय व्याधि साथ में यहाँ पे या फिर असाथ में ऐसा कुछ समथिंग रहता है श्लोक में। साथ में मतलब जो दूसरों के लिए बेनिफिशियल है लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन को वो अनुपशय है। ओके, अभिसंगित मतलब इसको बोलते हैं। तो हेतु विपरीत, तो ऐसे टोटल 6 टाइप होते हैं उपशय के। तो पहला जो टाइप है हेतु विपरीत, तो हेतु विपरीत मतलब ऐसा रहता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन ने जो पर्टिकुलर हेतु यानी कि जो कारण होते हैं, उनके कारण की वजह से पेशेंट को वो डिसीज़ हो रही है, लेकिन हम उसके अपोजिट जब ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके अपोजिट जब कारण लेते हैं, तो वो व्याधि हमारी ठीक हो जाती है। अभी आप एग्जांपल देखोगे तो आपको एक पर्टिकुलरली वहाँ पे नॉलेज मिल सकता है उसका। ओके, ये देखिए, ये जो चार्ट यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, हेतु विपरीत मतलब होता है शीत कफ जनित ज्वर में शोट आदि उष्ण द्रव्य का प्रयोग, यानी कि शीत के कारण
कोई अगर वहाँ पे कफज ज्वर यानी कि कफज ज्वर एक ज्वर के जो टाइप आते हैं, अगर शीत ऋतु में कफज ज्वर हो रहा है तो शीत ऋतु में शीत गुण के कारण जो वहाँ पे हेतु जो हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे हमारा शीत ये हेतु हुआ। ओके, तो शीत हेतु के कारण हमारा वहाँ पे कफ ज्वर वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, शुंठी, उष्ण शुंठी, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे जो उष्ण द्रव्य रहते हैं, शुंठी हो गया हमारा, कंटकारी, भृति, ये सभी जो द्रव्य आते हैं हम ऐसे उष्ण द्रव्य का प्रयोग करते हैं। पाठा, ये सभी जो द्रव्य होते हैं ये सभी क्या होता है, ये उष्ण द्रव्य होते हैं। ये उष्ण द्रव्य क्या करते हैं, इनके अपोजिट वे, यानी कि जो हेतु था, ओके, उष्ण गुण प्रधान जो द्रव्य थे, औषध द्रव्य जो थे, इनके से क्या होते हैं, ये उनके बेनिफिशियल हो गए और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हेतु विपरीत औषध बोलते हैं। हेतु विपरीत आहार लेने से, यानी कि कोई अगर बंदा है, कोई अगर पर्सन है, उसको क्या होता है, वो किसी दिन उसको ज़्यादा काम किया उसने तो उसको थकावट हो गई, या फिर वातज ज्वर हो गया। यानी कि वातज ज्वर मतलब वहाँ पे ड्यू टू दैट एक्सर्शन का काम करने की वजह से, या फिर बहुत डेली जो काम करता है उसके ज़्यादा काम करने की वजह से उस दिन क्या होता है, उसको वातज ज्वर हो सकता है। ओके, तो वातज ज्वर में स्निग्ध एवं तर्पक अन्नपान का प्रयोग, मतलब वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो वात का जो विशेषण हुआ था ड्यू टू दैट पर्टिकुलर जो गुण था, कौन से गुण थे वहाँ पे, वात जब विशेषण यानी कि रूक्ष आदि गुण ये सब वहाँ पे बढ़ गए थे। तो हेतु विपरीत आहार मतलब हेतु के अपोजिट वाला उसने आहार लिया, यानी कि जो एक्सर्शन का जो उसने काम किया था उसमें से क्या होता है, रूक्ष आदि गुण बढ़ जाते हैं, यानी कि रूक्ष आदि गुण के जैसे क्या हुआ, उसको वात ज्वर हो गया। अब वात ज्वर जो हो गया, स्निग्ध आदि जब ये द्रव्य वाले जो आहार खाएगा तो उसको क्या हो जाएगा, उसको आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेतु विपरीत आहार बोलते हैं। ओके, तो वात ज्वर में अगर वो स्निग्ध और तर्पक मतलब थकावट दूर करने वाला अगर वो आहार खाता है, अपोजिट वाला जो आहार खाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेतु विपरीत आहार बोलते हैं। हेतु विपरीत विहार मतलब होता है कि जिसकी वजह से उसको व्याधि हो रही थी, अगर उसके अपोजिट सिम्टम्स वाला अपोजिट एक्टिविटी करेगा तो होगा क्या, उसको व्याधि ठीक हो जाएगी। तो मतलब दिन में अगर वो सोता है तो वहाँ पे क्या होता है, कफ की वहाँ पे ऐसा हम बोलते हैं कि कफ का दृष्टि आती है, यानी कि कफ की दृष्टि आती है। ओके, तो दिन में सोने से वहाँ पे क्या होता है, कफ विकार डेवलप हो जाते हैं। तो इसका विहार, इसका एक्टिविटी यही रहता है कि हम ऐसा एक्टिविटी कर सकते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे वो कफ का जो विकार था वो सप्रेस होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको पेशेंट को बोलते हैं कि आप रात्रि में जाग जाओ, यानी रात्रो जागरण कर लो। दिन में अगर ज़्यादा सो गए तो रात्रि जागरण कर लो। तो ये एक्टिविटी हुई। ओके, जिस हेतु के कारण वो हो रहा था उसके अपोजिट, दिन में सोया उसने, रात में हम जगा दिए उसके। तो जो हेतु के कारण विशेषण देखा जा रहा था, हम उसके अपोजिट एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पे शीत के वजह से, शीत गुण की वजह से पेशेंट को शीत ज्वर आ रहा था, कफज ज्वर आ रहा था, तो उसको हमने शोट आदि द्रव्य, उष्ण द्रव्य दिया। यहाँ पे थकावट उसको आ रहा था, वहाँ पे उसको वातज ज्वर आ रहा था, तो थकावट रिलीफ करने वाला तर्पक द्रव्य हमने दिया उसको। स्निग्ध यानी कि रूक्ष आदि गुण जो बढ़ गए थे एक्सर्शन का काम करने की वजह से, हमने उसको स्निग्ध आदि गुण दिया। अपोजिट हम कर रहे हैं, अपोजिट यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं, अपोजिट एक्टिविटी यहाँ पे किया हमने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेतु विपरीत औषध अन्न विहार। ओके, तो श्लोक में वही लिखा था, औषध अन्न विहारेण वहाँ पे सुकावम। ओके, तो ऐसा श्लोक लिखा हुआ था। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ हेतु ट्रीटमेंट गेट अपोजिट। ओके, तो वही यहाँ पे था। व्याधि विपरीत मतलब होता है कि व्याधि के अगेंस्ट। ओके, तो अतिसार यानी कि किसी को डायरिया हो रहा है तो एंटी डायरिक जो ड्रग होता है हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, तो एंटी डायरिक ड्रग, एंटी डायरिक जो औषध होते हैं उनका डायरेक्टली यूज़ हम करेंगे। तो यानी कि व्याधि विपरीत, यहाँ पे हम दोषों का कोई विचार नहीं कर रहे, दोषों का कोई थिंक नहीं कर रहे हैं। ओके, डायरेक्टली हम जो व्याधि पेशेंट को है वो व्याधि का हम डायरेक्टली अपोजिट काम कर रहे हैं। एंटीडोट क्या होता है, अतिसार में हम स्तंभक द्रव्य का यूज़ करते हैं। स्तंभक द्रव्य मतलब कूटज हो गया, नागर मोथा, मुस्ता हो गया, इन सभी द्रव्य का, पाठा हो गया, इन सभी द्रव्य का जब हम यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि व्याधि जो अतिसार जो डायरिया हो रहा था वो स्टॉप हो जाता है। ओके, तो डायरेक्टली व्याधि पेशेंट को हो रही है उसके अपोजिट हमने द्रव्य का यूज़ किया, कौन से, औषध द्रव्य का। तो इनको हम क्या बोलते हैं, व्याधि विपरीत औषध द्रव्य। ओके, व्याधि विपरीत ऐसे कुछ डिसीज हो सकते हैं जहाँ पे व्याधि विपरीत आहार की वजह से भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। सचेस अतिसार के वेग को रोकने के लिए मसूर की दाल की खिचड़ी का प्रयोग किया। ओके, उड़द की दाल जो होती है वो
अतिसार को प्रोड्यूस कर सकता है, वहाँ पे पुरुष की वृद्धि कर सकता है। लेकिन मसूर की दाल की जो यानी कि जो मसूर जो होते हैं उनकी अगर आप पल्सेस जो होते हैं, मसूर जो पल्स होते हैं, अगर आप उनके दाल्स खाओगे तो होता क्या कि वो पुरुष की मात्रा को कम कर देते हैं और क्या होते हैं, अतिसार को ठीक कर देते हैं। अल्टीमेटली हम अपोजिट वाले औषध, आहार और एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा व्याधि और जो हमने जो कारण था वो अपोजिट हो रहा है। तो अभी जस्ट मैंने प्रीवियस बताया था हेतु विपरीत, यहाँ पे हमें व्याधि विपरीत बता रहा है। जो व्याधि है उसके अपोजिट वाला एक्टिविटी कर लें। ओके, उदावरत यानी कि गैस जैसे प्रॉब्लम उसको हो रही है तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को विरेचन दे देते हैं, तो ये एक्टिविटी हुई। ओके, तो विरेचन आदि कर्मों से क्या होता है, उदावरत जैसे प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। अभी यहाँ पे हम दोनों ट्रीट करेंगे, यानी कि हेतु भी ट्रीट करेंगे और व्याधि भी ट्रीट करेंगे। जिस हेतु को जैसे उस पर्टिकुलर व्याधि हुई है उसको ट्रीट करेंगे, उसके अगेंस्ट हम हेतु देंगे, और जो व्याधि उसकी हुई है उसके भी अपोजिट वाला है हम यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेतु व्याधि विपरीत। ओके, हेतु व्याधि विपरीत। ओके, तो हेतु व्याधि विपरीत मतलब अगर कोई इन्फ्लेमेशन किसी पेशेंट को हुआ है तो नॉर्मली वातज अगर शोथनाशक हुआ है, यानी कि ऐसे बहुत सारे शोथ होते हैं, इन्फ्लेमेशन होते हैं, वातज है, पित्तज है, कफज है, तो कौन सा इन्फ्लेमेशन है, वातज है। अगर समझिए कि वातज शोथनाशक है तो हम पेशेंट को क्या करते हैं, वहाँ पे उसको वातज जो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर वात के दोष की वजह से जो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, ओके, तो हम क्या करते हैं, वातनाशक द्रव्य देंगे। ओके, वातनाशक यानी कि वात को वो शमन करने वाला हमारा औषध या फिर आहार या फिर विहार होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा जो दशमूल जो काढ़ा है, दशमूल जो क्वाथ है, ये वात यानी कि जो वात की वजह से जो कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है, दशमूल जो काढ़ा है वो वात को कम कर देगा, यानी कि वात के बैलेंस के इसकी दृष्टि को कम कर देता है। अलॉन्ग विद दैट जो शोथ जो प्रोड्यूस हो रही है, जो इन्फ्लेमेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इसको भी कम करता है, यानी कि दोनों के प्रोडक्शन को दोनों के जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि हेतु व्याधि विपरीत। ओके, इन्हीं को हम बोलते हैं हेतु व्याधि विपरीत। जो हेतु की वजह से, जो वात की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको भी वो सप्रेस कर रहा है, और जो इन्फ्लेमेशन जो किसी अन्य दोषों की वजह से भी होता रहेगा या फिर कोई और फैक्टर भी रहेगा जिसकी वजह से वो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वो उसको भी कम कर रहा है। तो दोनों का जो मेन हम जो डन कर रहे हैं, अपना जो काम जो डन कर रहे हैं वो दशमूल काढ़े के जैसे कर रहे हैं, दशमूल क्वाथ हो रहा है। ओके, तो दशमूल क्वाथ जो है वो हेतु व्याधि विपरीत औषध है। ओके, हेतु व्याधि विपरीत आहार हो सकता है, सच है वात कफ जनित ग्रहणी रोग में वात और कफ दोनों को कम करके तक्र जो होता है, ये अब आहार है, ये क्या करता है, ग्रहणी व्याधि को ठीक करता है। ओके, तो तक्र हमारा आहार हुआ जो वात और कफ को दोनों का बैलेंस करता है और ग्रहणी व्याधि इनको ठीक करके इनको ठीक करता है। ओके, यहाँ पे जो दिया गया है कि स्निग्ध घी तेल पदार्थों के सेवन करने से, दिन में सोने से जो वगैरह सब जो प्रॉब्लम आते हैं वो रात में जागने से और रुक्ष कारक द्रव्य लेने से वो वहाँ पे ठीक हो सकते हैं। ओके, तो मैंने अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में बताया कि अगर दिन में अगर बंदा कोई सो गया है ज़्यादा, अगर उसने दीवा सॉप कर लिया है तो रात में जाग जाओ, हेतु वहाँ पे विपरीत विहार कर लो, यानी कि हेतु के विपरीत आप कोई एक्टिविटी कर लो। आपने ज़्यादा समय तक सोया, आपने ज़्यादा समय तक वो एक्टिविटी की, तो उसके अपोजिट एक्टिविटी कर लो, रात में जाग जाओ। ओके, तो यहाँ पे वही सेम एक्टिविटी किया उसने कि अगर दिवा सॉप उसने ज़्यादा कर लिया है और ज़्यादा उसने स्निग्ध ये सभी आहार खाया है। ओके, तो ज़्यादा स्निग्ध ये सभी स्निग्ध पिच्छिल ये सभी द्रव्य अगर खाया, घी तेल ये सभी उसने खाया और दिन में सो गया, ओके, तो ये दो फैक्टर हुए। तो आपको रात में क्या करना है, उसको रात में जगाना है। ये इसके बिहार हुई, यानी कि और क्या हुआ इसका, वहाँ पे रुक्ष कारक आहार विहार देंगे, यानी कि स्निग्ध ये से भी जो आहार वो खा रहा था, अब उसको हम क्या करेंगे, रुक्ष कारक आहार देंगे। ओके, तो अल्टीमेटली हेतु व्याधि विपरीत जो ट्रीटमेंट हो रही है, हम दोनों के अगेंस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, हेतु व्याधि विपरीत ट्रीटमेंट। ओके, सेम ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, विपर्यास्त। ओके, तो वहाँ पे जो हेतु व्याधि विपर्यास्त कारिणाम। ओके, तो हेतु विपर्यास्त मतलब होता है पित्त प्रधान। ओके, तो जो ऐसे हेतु विपर्यास्त मतलब होता है कि जो कॉजेस के कारण
वो डिसीज़ या फिर वो पर्टिकुलरली सिम्टम्स उसको दिखाई दे रहे थे, हम वही कारण ले रहे हैं, ओके, वही कारण का सेवन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई ऊंस प्रोड्यूस हुआ है जो कि पित्त प्रधान यानी कि पित्त दोष के प्रेडोमिनेंस से बना हुआ है, तो उनमें हम क्या करते हैं, ऐसे औषधि का लेप लगा रहे हैं। ऐसे औषधियों का हम क्या करते हैं, वहाँ पे पेशेंट को लेप लगाने बोलते हैं जो कि उष्ण गुण का हो, ओके। तो उष्ण, वहाँ पे पित्त दोष प्रेडोमिनेंस है, अल्टीमेटली वहाँ पे उष्ण गुण प्रेडोमिनेंस है, लेकिन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप उष्ण गुण वाले लेप लगाओ। होता क्या है इससे कि वो जो ऊंस जो डेवलप हुए रहते हैं वो क्या होते हैं, वो उनमें उनका जो डाइजेशन होता है यानी कि वो पक जाते हैं, ओके। पक जाते हैं मीन्स उनका जो वृद्धि होती है वो बढ़ने की वजह से क्या होता है, वो अल्टीमेटली फूट जाते हैं, ओके। तो उनको पकाने के लिए, उनको फोड़ने के लिए हम ये वहाँ पे एक्टिविटी करते हैं, ओके। तो हेतु विपर्यास्त उनको हम बोलते हैं, ओके, हेतु विपरीतार्थ, ओके। तो पित्त प्रधान ऐसे जो फोड़ेस होते हैं, जो वहाँ पे पुल्टीज, ये सभी जो प्रॉब्लम्स आते हैं, इनको ठीक करने के लिए हम अतसी उपना ये सभी वहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, ओके। तो सेम गुणों वाले औषधीय द्रव्य का यूज़ किया हमने, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हेतु विपरीतार्थ, ओके। और हेतु विपरीतार्थ हमारा जो आहार होता है, सच एज पित्त, यानी कि अगेन सेम एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने बताया, ओके, कि कोई अगर पित्त प्रधान वाला अगर कोई वहाँ पे हमें ऊंस अगर कोई है, तो बॉडी में अगर इंटरनली अगर हमें उसको अगर इंटरनली है फिर एक्सटर्नली है, उसको अगर पकाना है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को ऐसे आहार देंगे जो उष्ण तीक्ष्ण वाले हो, और वो क्या करेगा, वहाँ पे उसको पकाएगा, ओके। तो पित्त प्रधान वाले आहार देंगे पेशेंट को, तो यानी कि पित्त प्रधान जो प्रेडोमिनेंस वाला तो व्याधि है ही, उसके साथ साथ हम पित्त प्रधान वाला आहार भी दे रहे हैं। तो हेतु विपरीतार्थ यानी कि हेतु के जो अपोजिट वाला हम नहीं दे रहे, उसके सेम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे वातज उन्माद मतलब होता है कि कोई पेशेंट को अपनी जो सीजर्स मतलब जो अटैक्स आते हैं उनको हम अटैक्स बोलते हैं, ओके। तो ये सब जो मेंटल प्रॉब्लम जितने आती हैं, ओके, तो उनमें हम क्या बोलते हैं कि पेशेंट को अटैक्स आते हैं, पेशेंट जो उसको जो याद रहता है वो भूल जाता है, ओके। तो ये कंडीशन में हम क्या करते हैं, उनको पेशेंट को और डराते हैं। ये और अगर डराएंगे तो ऐसा आप बोलेंगे कि अगर हम उसको और डराने बोलेंगे तो होगा क्या, जो उसके अटैक्स की जो प्रॉब्लम्स आती है ये और सीवियरिटी हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पे अपोजिट ट्रीटमेंट ना करते हुए सेम ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब पेशेंट को डराते हैं, और ड्यू टू दैट पर्टिकुलर फियर होता क्या कि वहाँ पे जो उसके अटैक्स आते हैं वो अटैक्स सप्रेस जाते हैं, ओके। तो ये टाइप ऑफ ट्रीटमेंट होती है, सेम ट्रीटमेंट इन्हीं को बोलते हैं, ओके। व्याधि की ट्रीटमेंट अपोजिट ना करते हुए हम सेम ट्रीटमेंट करते हैं। छर्दी यानी कि अगर कोई वोमिटिंग हो रही है तो पेशेंट को वोमिटिंग सप्रेस करने वाला सप्रेसर ड्रग ना देते हुए हम उसको इंड्यूस करने वाला ड्रग दे, सच एज मदन फल, ओके। तो वमन कारक होता है यानी कि वोमिटिंग इंड्यूस करने वाला जो द्रव्य होता है हम ऐसे दे रहे हैं कि अल्टीमेटली वोमिटिंग हो ही रहा है, ऐसा वोमिटिंग वाले द्रव्य दे दें, ऐसे औषध दे दें कि पूरी वोमिटिंग हो जाए, ओके, जो लघुता बॉडी में ला दे, ओके। अल्टीमेटली हम उसके बेनिफिशियल के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट किस वजह से कर रहे हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो व्याधि विपरीतार्थ मतलब जो व्याधि हुई है उसकी व्याधि की अपोजिट ट्रीटमेंट ना करते हुए हम सेम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ओके। अतिसार में विरेचन, ओके। तो अतिसार में एंटी डायरेक्ट ड्रग ना देते हुए हम क्या करते हैं, अतिसार पेशेंट को हो रहा है तो और अतिसार हो जाए, उसके जो स्टमक क्लिनजिंग और हो जाए, इसको क्लिनजिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को दूध पिलाते हैं। तो दूध जो होता है वो विरेचन इंड्यूस करता है, ओके। तो अल्टीमेटली विपरीतार्थ हम कर रहे हैं यानी कि सेम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ओके। तो अतिसार में दूध जो हमने दिया ये पर्टिकुलर आहार है, ओके। तो व्याधि विपरीतार्थ अपना जो आहार जो सेवन, ओके। व्याधि विपरीतार्थ जो विहार का जो सेवन होता है, तो छर्दी यानी कि वोमिटिंग जैसे सेंशन हो रही है तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को वमन कराने बोलते हैं। तो सेम ये विहार यानी कि एक्टिविटी होती है यानी कि कर्म है, ओके। जहाँ पे दोनों ट्रीटमेंट अपोजिट होती है, ओके। तो दोनों ट्रीटमेंट अपोजिट ना होते हुए सेम ट्रीटमेंट अगर करते हैं, मतलब आँख से जल जाने पर हम क्या करते हैं, अगरू जैसे उष्ण पदार्थ हो गए यानी कि अगरू, इनका हम लेपन करते हैं, ओके। जैसे चंदन का लेपन करते हैं बॉडी में, इनका अगरू का लेपन नहीं करते हैं, अगरू का लेपन करते हैं, ओके। तो अगरू का लेपन करते हैं जहाँ पे शीत जनित अगर कोई डिसऑर्डर होता है वहाँ पे हम इनका लेपन करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा बोला गया कि आँख से जल जाने के लिए, आँख से अगर कोई बर्न्स अगर कोई डेवलप हो गए हैं ड्यू टू पर्टिकुलर एक्सपोजर टू हीट, वहाँ पे अगर कोई बर्न्स हो गए हैं
तो उनको ठीक करने के लिए यहाँ पे अगरू जैसे, यानी कि अगरू एक एक्विलिया एग्लोकोरा, ये उसका लैटिन नेम है। ओके, तो अगरू बोलो, क्रीमिज बोलो, रीठा बोलो, नॉट रीठा, रीठा या अरिस्टक को बोलते हैं। ओके, तो क्रीमिजा इसका एक पर्यायी नाम आया। ओके, तो अगरू जो औषध होते हैं इनके पदार्थों का लेप करने बोला है। तो ये भी अल्टीमेटली उष्ण है, और वहाँ पे जो बर्न्स जो डेवलप हुई ये भी उष्ण है। ओके, तो जो बर्न्स हुए हैं उनको आपको ठीक कराना है, तो ठीक करने के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या बोला, औषध। औषध भी कौन सा, जो व्याधि जो ठीक हो रही है हमारी, हम उसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली पेशेंट को क्या कर रहे हैं, अगरू दे रहे हैं, जो औषध दे रहे हैं जो व्याधि के बढ़ाने वाला हो। ओके, उसकी तीव्रता को बढ़ाने वाला हो। हेतु की ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं, उसको उष्ण वाले जो द्रव्य होते हैं वो हम दे रहे हैं। उष्ण यानी कि उष्ण औषधि दे रहे हैं, यानी कि अल्टीमेटली अगरू दे रहे हैं। ओके, तो अगरू जो क्या करेगा, अगरू जो उष्ण गुण को बढ़ाएगा और जो उसको जो सीवियरिटी होती है बर्न्स की वो बढ़ाएगा। तो ये ट्रीटमेंट का एक वे होता है कि वो बर्न्स को ठीक कैसे करे। ओके, हेतु व्याधि विपरीतकारी में जो नेक्स्ट होता है, आहार का सेवन करने से किन रोगों को ठीक किया जा सकता है, वो मद्यपान जनित में आता है। ऐसा हम बोलते हैं कि अगर कोई पेशेंट वहाँ पे एक्सेसिव वहाँ पे अल्कोहलिज्म हो गया है, और अगर कोई मिथाइल अल्कोहल का अल्कोहलिज्म हो गया है, ओके, तो पेशेंट को हम क्या करते हैं, उसको ठीक करने के लिए हम मिथाइल अल्कोहल देते हैं। ओके, तो मिथाइल अल्कोहल के जैसा अगर कोई सीवियरिटी आती है, अगर कोई पेशेंट मिथाइल अल्कोहल ये सेवन किया उसने, तो मिथाइल अल्कोहल के सेवन करने के बाद जो सीवियरिटी आती है वो बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन हो सकती है, बहुत ही सीवियर कंडीशन हो सकती है। उसको ठीक करने के लिए हम पेशेंट को अगेन मद्यपान देते हैं, अपोजिट मद्यपान देते हैं, इथाइल अल्कोहल देते हैं। ओके, तो सेम मध्य यानी कि दोनों को अल्कोहल ही दे रहे हैं। ओके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी। ओके, आहार का सेवन, हेतु व्याधि विपरीतकारी जो हमारा जो विहार होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया। ओके, तो व्यायाम यानी एक्सरसाइज से अगर कोई उरस्तंभ यानी कि वहाँ पे हमारे जो फीमर का एक डिसीज आता है। ओके, तो समथिंग इज टर्म टू दैट पर्टिकुलर डिसीज। ओके, तो आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट पर्टिकुलर नाउ। ओके, तो उरुस्तंभ मतलब होता है कि वहाँ पे फीमर का जो बोन होता है वहाँ पे हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे कि अपना एम्फेलेटिकस मतलब यानी कि पस का पूरे जो कलेक्शन हो जाता है, यानी कि पूरे जो फीमर के जो स्किन होते हैं उनके पूरे पस के कलेक्शन होते हैं। ओके, तो एलिफेंटियासिस जिसको हम बोलते हैं, ऐसा कुछ समथिंग उरुस्तंभ मतलब एक डिसीज़ होता है। ओके, तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे फर्दर हम उसको ये व्याधि की तीव्रता तैरने बोला जा रहा है। ओके, तो तैरने से वो व्याधि की तीव्रता दिखी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे हम सेम ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिससे व्याधि की तीव्रता देखी जा सकती है। हम वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि इससे ये व्याधि ठीक हो जाए। ओके, तो वही यहाँ पे डिटेल मैनर में यहाँ पे चार्ट फॉर्म में दिया है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर शीट। ओके, तो ये पर्टिकुलर जो मैंने आपको वहाँ पे जो स्टिक करके यानी कि जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में कंटिन्यू मैंने 6 जो टाइप ऑफ उपशय मैंने बताया वो माधव निदान के अकॉर्डिंग था, ये अकॉर्डिंग टू चरक। ओके, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ निदान पंचक। निदान पंचक जो होता है, सर्वेशाम एवं रोगाणाम निदानम कुपिताम मलाह तत् प्रकोपस्य तु प्रोक्तम विविधम अहित सेवनम। अहित कारक आहार विहारों के वजह से ही जो रोग की उत्पत्ति होती है, और अहित कारक आहार विहार जो होते हैं वही उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, निदान बोलते हैं। सर्वेशाम एवं रोगाणाम निदानम कुपिताम मलाम। निदान जो होते हैं वो सभी व्याधियों का कारण होता है, वही कुपित करने का कारण करते हैं, व्याधियों को विशेषण करने का कारण होते हैं। तथा प्रकोपस्य वही विशेषण करने का कारण होते हैं। विविधम अहित सेवनम, और अहित सेवन करने वाले जो आहार विहार होते हैं उन्हीं को हम निदान बोलते हैं। ओके, तो वही यहाँ पे रिटन फॉर्म में लिखा है, यू कैन रीड आउट इट। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग अवर निदान पंचक इन डिटेल। निदान पंचक ऑलरेडी मैंने निदान पंचक एक वीडियो बनाया, लेकिन यहाँ पे संप्राप्ति हमने डिटेल में पढ़ा और उपशय एज वेल। ओके, so that is all about the regarding our today's class. Thank you.